अब यहाँ पर अपने अमसिन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इस डिसीजन को रिफ्यूज कर सकता हूँ। अपना अमसी गुआयोंग से पूछता है क्या तुम्हें डर है कि मैं यहाँ से जाने के बाद बावजियान सेक्ट को इस जगह के बारे में बता दूंगा। गुआयोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अपना अमसी कहता है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन को मानता हूँ और मैं आज से यहीं पर सेटल हो जाऊंगा। गुआयोंग कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हारा थैंक्स, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से रहो। फिर वो अपनी डॉटर से कह रहा होता है कि वेल क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि बाहर तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पर बिग वाक सब कुछ बता देती है। हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी एंड जो बिग वांग होते हैं वो कहीं पर चल रहे होते हैं। एंड जो बिग वांग होती है वो अपने एमसी से कहती है कि तुम्हारा थैंक्स जो तुमने मेरे फादर के डिसीजन को सुना, लेकिन क्या तुम सच में उसके साथ में ओके हो, यहाँ पर तुम रहने वाले हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। बिग वांग कह रही होती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करोगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो टाउन्समैन है अब वो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने लगे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। अपना एमसी कहता है कि कौन सस्पिशियस नहीं होगा, तुमने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। एंड यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद में तो उन्हें ऐसे लगेगा कि मैं यहाँ पर एक आउटसाइडर हूँ जो कि यहाँ पर उन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर लीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बिगवा कह रही होती है कि वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलत हो। मैंने सब कुछ इसलिए बताया ताकि यहाँ पर वो लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। देखो अगर मैं उनको सब कुछ नहीं बताती और बाद में उनके सामने कुछ ऐसा रिवील हो जाता जो कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी नहीं बताया होता, तो वो लोग तुम्हारे ऊपर लाइफ टाइम कभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन भले ही मैंने सब कुछ बता दिया और वो लोग अभी ट्रस्ट ना कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो जब ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है उन लोगों का ट्रस्ट जीतना। अपना हमसे कह रहा होता है कि तुम्हारी बातों में एक पॉइंट है, मुझे लगता है तुम एक स्मार्ट हो इडियट हो। बिग कह रही होती है कि इसका क्या मतलब है। अपना एमसी कह रहा होता है कि एक इडियट जो कि कभी कभी स्मार्ट बातें करता है। बिग वांग कहती है कि इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट था। अपना एमसी कहता है कि कह भी सकती हो। फिर हम देखते हैं जो बिग वांग होते हैं वो काफी एक्साइटेड होते हैं, अपने एमसी से कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो चियोंगा उसके पास में चलना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ पर मोनार्च ऑफ 1000 डेमंस भी कहा जाता है। एंड में उसके साथ में यहाँ पर जो क्रिसेंथियम फ्लावर उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। वो अपने एमसी से कह रही होती है कि उसके बाद में तुम्हें जो गोल्डन वेब स्पाइडर उसकी लोकेशन के बारे में बता दूंगी और उसके थ्रेड से तुम्हें क्लॉथ भी बनाकर दे दूंगी, तो इसलिए अभी मेरे साथ में चलो। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेट, अगर तुम्हें चियोंगा के पास में जाना है तो तुम जा सकते हो, मुझे तुम बस यहाँ पर जो गोल्डन स्पाइडर है उसका लोकेशन बता दो। मैं वहां पर जाकर उनका जो थ्रेड्स है उन्हें खुद के लिए खुद ही इकट्ठा कर लूंगा और क्लोथ को भी यहाँ पर खुद ही बना लूंगा। इन बातों को सुन के बीगवान कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे जो बेबीज हैं वो इस तरीके से ट्रीट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और इसी के साथ मुझे ये कहा गया है कि मैं 24/7 आवर तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, सो तुम्हें यहाँ पर मुझे फॉलो करना होगा। अपना हमसे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया है, इसका मतलब मुझे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर जो बिगवा होती है वो अपने हमसे से कह रही होती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मोनार्च ऑफ 1000 डेमन है वो यहाँ पर काफी इनक्रेडिबल है, उसे चियोंगा के नाम से भी जाना जाता है। एंड वो एक काफी जीनियस है जिसने बचपन से यहाँ पर जो मैजिक बिस्ट है उनको यहाँ पर रेज किया है। उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि कोई कर भी नहीं सकता है। इवन उसने यहाँ पर जितने भी विलेजर्स हैं उनको दो दो गोल्डन स्पाइडर्स को भी रेज करके दिया है। उसी की वजह से हमारा जो विलेज है उसकी जो पावर है वो यहाँ पर 1 पॉइंट से ज्यादा बढ़ गई है, यानी थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस अकेले बंदे की वजह से पूरे विलेज की। अपना हमसे जैसे ये सुनता है वो काफी हैरान होता है और फिर वो भी मान जाता है कि वो बिगवा के साथ में मोनार्च ऑफ 1000 डेमन को देखने के लिए चलेगा। अब यहाँ पर अपना हमसे जाते हुए मन में सोच रहा होता है कि मोनार्च ऑफ 1000 डेमन ये सच में काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है एंड मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कैसा है। मास्टर ने सही कहा था, ये जो दुनिया है वो काफी लोगों से यहाँ पर भरी हुई है। फिर हमारा सीन छोड़ता है और हमें मोनार्च ऑफ 1000 डेमन की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर आने के बाद में बिगवाग अपने एमसी को बहुत सारी बातें बता रही होती है। वो कैजुअली रैंडमली चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी अपने एमसी को कुछ एहसास होता है और अपना एमसी कहता है कि ये तो मैजिक बक्स है। मैजिक बक्स का नाम सुनकर बिगवांग कहती है कि हाँ अगले सेक्शन के अंदर वही है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला उन्हें देखे बिना कि अगले सेक्शन के अंदर मैजिक बक्स है। तो ये वाली बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे कैसे पता नहीं होगा, क्योंकि यही वो मैजिकल बग्स हैं जिनका सामना अपने एमसी ने एंड उसके टीम ने यानी उसके ग्रुप ने एंट्रेंस के टाइम पर किया था। अपना एमसी उन मैजिकल बग्स को देखता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि मैं जल्दी उन इन लोगों के यहाँ पर जो क्रिएटर है यानी जिस बंदे ने इन सभी लोगों को यहाँ पर रेज किया है उससे यहाँ पर मिलने वाला हूँ। फिर हम बिगवांग को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना चियोंगा के पास में पहुंच जाती है और कह रही होती है कि ये मैं हूँ। चियोंगा पीछे की तरफ देखता है और कह रहा होता है कि बिगवांग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर चीफ के पास में होना चाहिए। वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले उसकी नजर अपने एमसी के ऊपर पड़ती है और वो काफी हैरान होता है। वो अपने एमसी को घूर कर देखता है और अपना एमसी भी सेम उसे घूर कर देखता है। बिगवांग बीच में आती है और दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो चियोंगा होता है उसे समझ में आ जाता है अपने एमसी को देखकर कि उसने यहाँ पर ना बहुत सारे मैजिकल बग्स को मारा है एंड वो अपने एमसी को इसके लिए यहाँ पर टोंट मारता है कि तुमने यहाँ पर मेरे मैजिकल बग्स को मारा है, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दयावान हो।
अपना एमसी भी रिप्लाई करता है और कहता है कि वेल मुझे उनसे खतरा था क्योंकि वो सही से मेरे ऊपर अटैक करने वाले थे एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए उन सभी लोगों को यहाँ पर मार डाला। इस बात को सुन के चियोंगा कहते कि अच्छा तुमने मैजिकल बग्स को इसलिए मार डाला क्योंकि तुम्हें उनसे खतरा था, वैसे खतरा तो मुझे और विलेजर्स को भी है तुमसे, तो क्यों ना हम तुम्हें यहीं पर मार डालें। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तभी बिग वांग दोनों के बीच में आ जाती है और कह रही होती है कि नहीं नहीं तुम लोग इस तरीके से लड़ो मत, मैं यहाँ पर किसी और काम को लेकर आई हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने एमसी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर जो चियोंगा उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना क्योंकि ये काफी अच्छा पर्सन है, लेकिन जब से मेरे बड़े भाई को यहाँ पर जो बाउजियन सेक्ट के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अरेस्ट किया है, किडनैप किया है, तब से यहाँ पर उसका जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो चुका है। वो हर एक आउटसाइडर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करता है। फिर यहाँ पर जो बिग वांग होती है वो यहाँ पर है ना चियोंगा से कह रही होती है कि वेल मैं तुमसे यहाँ पर एक फेवर के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चियोंगा पूछता है कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। बिग वांग कह रही होती है कि मुझे कुछ फेट अर्थ वॉर्म्स चाहिए, और जैसे अपना एमसी इसके बारे में सुनता है वो काफी हैरान होता है एंड उन्हें सोच रहा होता है कि फेट अर्थ वॉर्म्स, हाँ मैंने इसके बारे में सुन के रखा है। वहीं जो चियोंगा होता है वो बिग वांग को इसके लिए मना कर देता है। जो यहाँ पर बिग वांग होती है वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर बस थोड़े से चाहिए। जो चियोंगा होता है वो कह रहा होता है कि जो मेरे बेबीज हैं वो ऐसे हार्डशिप को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। इधर अपना अमसिन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये लोग फेट अर्थवर्म्स को यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर जो नॉर्मली मेथड होता है उसके अंदर अगर हमें फेट अर्थवर्म्स या फिर किसी भी टाइप के अर्थवर्म्स को यूज करना होता है तो पहले उन्हें मारना होता है, उसके बाद में हम उनका यहाँ पर यूज कर पाते हैं। क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि उन्हें यहाँ पर जिंदा यूज कराया जा सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो बिग वांग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि मुझे सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लावर दो एंड मैं तुम्हें यहाँ पर बदले में जो यहाँ पर गोल्डन स्पाइडर उसकी जितने चाहे उतने थ्रेड्स दे सकती हूँ। अपना एमसी इसके लिए एग्री करता है और उसे सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लावर दे देता है। अब यहाँ पर जो बिग वांग होती है वो यहाँ पर है ना जो चियोंगा होता है उसे वो फ्लावर देते हुए कह रही होती है कि वेल ये यहाँ पर है ना तुम फ्लावर को देख ही पा रहे हो, मैं यहाँ पर है ना तुम्हें पता है क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एसिड पॉइजन। उसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि काफी ज्यादा रेयर और यहाँ पर फाइंड करने में मुश्किल थे उन्हें इकट्ठा कर लिया, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जो प्रोसेस है उसे यहाँ पर और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए कुछ अर्थवर्म्स की जरूरत है ताकि इसका जो 800 साल का प्रोसेस है यानी उस एसिड पॉइजन को बनाने का उसे मैं 200 साल तक कर सकूं, यानी 200 साल के अंदर उस एसिड पॉइजन को बना सकूं यहाँ पर जो फेट अर्थवर्म्स हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर अर्थवर्म यहाँ पर गाइस अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो इसके अंदर यहाँ पर जो अर्थवर्म्स हैं वो यहाँ पर किसी भी टाइप की जो फसल है उसे जल्दी ग्रो करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जो अर्थवर्म्स होता है वो यहाँ पर जो फसल होता है उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी ग्रो करते हैं यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम होता है उससे। तो यहाँ पर जो अपनी बिग वांग होती है वो यहाँ पर चियोंगा से यही कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे अर्थवर्म चाहिए ताकि मैं यहाँ पर जो एसिड पॉइजन है उसको यहाँ पर जल्दी से बना सकूं। तो इस बात को सुन के यहाँ पर जो चियोंगा होता है वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर इस चीज को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अगर एसिड पॉइजन बनाना है तो तुम्हें यहाँ पर ना इतने सालों तक वेट करना चाहिए, ना कि यहाँ से मेरे पास यहाँ पर अर्थवर्म्स को लेना चाहिए। तो कि वेल आप अगर अब जो यहाँ पर बिग वांग होती है वो चियोंगा से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे वो फेट अर्थवर्म्स देते हो तो इससे मैं एसिड पॉइजन बना लूंगी जो कि बाउजियन सेक्ट के खिलाफ में काफी असरदार रहेगा। तो मुझे एकदम छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करो। तुम्हारे लिए यहाँ पर वो एक फ्रेंड था और यहाँ के लोगों के लिए आने वाला किंग, लेकिन मेरे लिए वो मेरा बड़ा भाई था। जितनी चिंता तुम्हें उसकी है उससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे यहाँ पर ना अपने बड़े भाई की है। तो प्लीज यहाँ पर मेरी बात को समझो और मुझे यहाँ पर जो फेट अर्थवर्म्स है वो दो। तो चियांगा यहाँ पर अभी बिग वांग की आंखों में देखता है एंड यहाँ पर जो बिग वांग होती है वो भी ऐसे ही सेम कर रही होती है। फिर यहाँ पर जो चियांगा तो वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर है ना तुम खुद से उस चीज को बनाने के लिए मत लग जाना। यहाँ पर जो ग्रैंडपा है उसे यहाँ पर जो सुप्रीम क्रिस्टेनियन फ्लावर वो ले जाकर दे देना, वो तुम्हें यहाँ पर है ना एसिड पॉइजन बनाकर दे देगा। इतना कहकर वो उसे फेट अर्थवर्म्स दे देता है एंड जो बिग वांग होती है वो उसके लिए थैंक्स बोलती है। फिर इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारी बातें होने लगती है। वही हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना अपने चियोंगा को देख रहा होता है। उसके यहाँ पर मन के अंदर अभी यहाँ पर जो चियोंगा है उसको लेकर थोड़ी जो रेस्पेक्ट होती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी होती है, और यहाँ पर अपना एमसी अब उससे कह रहा होता है फॉर्मल ग्रीटिंग करते हुए कि वेल ये काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं मोनार्च ऑफ 1000 डेमन से इस तरीके से मिल पा रहा हूँ और उनके यहाँ पर नॉलेजेबल थिंग्स को यहाँ पर सुन पा रहा हूँ। आप तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो। तो यहाँ पर अपने एमसी की ऐसी चाटुकारिता को देखकर जो अपना यहाँ पर चियोंगा तो कह रहा होता है कि इस इंसान के साथ में क्या हो चुका है। यहाँ पर अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल थोड़े समय पहले मैं थोड़ा रूड था लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी बिग वांग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि यहाँ से चलो और यहाँ पर जो ब्रदर चियोंगा है उन्हें परेशान करना बंद करो और ऐसी वियर्ड हरकतें भी करना बंद करो।
फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो अपना एमसी होता है वो चियोंगा के ग्रैंडपा जिसके पास में सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लावर को ले जाने की बात कही गई होती है उसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो बिग वांग होती है वो बताती है कि उन्हें यहाँ पर है ना उन्हें मोनार्च ऑफ 1000 पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला नाम को सुनकर अपना एमसी पूछता है कि क्यों, आखिर उनका नाम ऐसा क्यों है, क्या यहाँ पर वो पॉइजन बनाने में काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बिग वांग होती है वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर पॉइजन बनाने में अच्छे नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा पॉइजन वही बनाते हैं। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें मोनार्च ऑफ 1000 पॉइजन का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहीं पर बैठा होता है और उसे ये अंदाजा हो जाता है कि अपना एमसी एंड जो बिग वांग है वो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड वो कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में कुछ ज्यादा ही जल्दी कुछ विजिटर्स आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो 10,000 पॉइजन यानी पॉइजन मोनार्च की टेरिटरी के अंदर आ जाता है। एंड जैसे वो यहाँ पर पॉइजन मोनार्च की टेरिटरी के अंदर आता है उसे बहुत सारे रेड स्कार्प्स दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में वो बिग वाक से पूछता है एंड बिग वाक कह रही होती है कि वेल ये आउटसाइडर के लिए वार्निंग है कि यहाँ से जो मोनार्च ऑफ 1000 पॉइजन है उसकी टेरिटरी स्टार्ट हो रही है। ये जो जगह है वो पूरी तरीके से अननोन पॉइजन से भरी हुई है एंड अगर कोई यहाँ पर बाहर का आ जाता है तो यहाँ पर है ना उसके मरने का भी चांस है। इन बातों को सुन के अपना एमसी कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ इसलिए है। फिर अपना एमसी उन रेड स्कार्प्स को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि इनकी जो वाइब है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओजोन्स वाली है। फिर हमारा सेंसिटिव होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग उसकी टेरिटरी के पूरा अंदर आ जाते हैं। एंड जो बिग वांग होती है वो यहाँ पर ना पॉइजन मोनार्च को यहाँ पर पुकारने लगती है और कह रही होती है कि ग्रैंडपा आखिर आप कहाँ पर हो। फिर वो कहती है कि वेल वो हमेशा यहीं पर रहते हैं लेकिन आज वो यहाँ पर है नहीं, आखिर वो कहाँ पर चले गए। वो लोग यहाँ पर कभी भी अपनी जो टेरिटरी है उसे नहीं छोड़ते हैं। अब वो ऐसा बोल ही रही होती है तभी अपना एमसी यहाँ पर एक ओल्ड मैन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या वही पॉइजन मोनार्च है। इस चीज़ को देखकर बिग वांग कहती है कि हाँ ये वही है। फिर वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा ये मैं हूँ एंड मैं आपके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ चुकी हूँ। अब जैसे ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ती है हम देखते हैं यहाँ पर एक अननोन से बैरियर को जो कि बिग वाग को आगे जाने से रोक देता है और बिग वाग उसी से टकरा के पीछे की तरफ हट जाती है। यहाँ पर हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि उस बैरियर से काफ़ी इजीली क्रॉस करते हुए आगे की तरफ आ जाता है। और जो यहाँ पर ग्रैंडपा होता है यानी पॉइजन मोनार्च वो अपने एमसी से कहता है क्या तुम इस बैरियर से अफेक्ट नहीं हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि नहीं मैं इस बैरियर से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हूँ। ग्रैंडपा अपने एमसी से बता रहा होता है कि ये जो फील्ड है वो पूरी तरीके से पॉइजनस हर्ब से भरी हुई है और इसलिए मैंने यहाँ पर है ना एक बैरियर को क्रिएट किया है ताकि कोई भी मतलब इन सारी चीज़ों से अफेक्ट ना हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल मुझे लाइक हमेशा से जो पॉइजन है उनको एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक तरीके से ये मेरा हॉबी है। सो आपका जो बैरियर है उसका मेरे ऊपर कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर पॉइजन मोनार्च अपने एमसी की बातों को सुन के हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत बड़े वाले जोकस्टर हो। फिर वो बिग वर्क से कहता है कि वास्तव में तुम इस बार जिसे लेकर आई हो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ह्यूमरिस्टिक है। एंड वो अपने एमसी से कहता है कि चलो ये जो ह्यूमर का मामला है वो मैं तुमसे बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो बिग वांग है उसके द्वारा लाए गए इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेता हूँ। फिर वो यहाँ पर बिग वांग के सारे इंग्रेडिएंट्स को देखता है और कहता है कि देखो सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट है लेकिन हमें सुप्रीम क्रिसैंथेमम फ्लावर की थोड़ी ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बिग वांग कह रही होती है कि वेल इसके लिए भी मेरे पास में एक तरीका है। यहाँ पर जो ओल्ड मैनियन जो पॉइजन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास में कौन सा तरीका है। तो यहाँ पर हम बिग वांग को देखते हैं जो कि अपने पास से एक पोटली को निकालती है और कह रही होती है कि इस पाउच के अंदर फेट अर्थवर्म्स हैं जो कि मैंने चियोंगा से लिए हैं। अभी वाली बात को सुनकर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो काफ़ी हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या फेट अर्थवर्म्स आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर ये तुम्हें कैसे दे दिया। फिर वो यहाँ पर ना उनको लेता है और कह रहा होता है कि वेल अगर यहाँ पर इसके अंदर फेट अर्थवर्म्स है तो हमारा जो काम वो काफ़ी ईजिली हो जाएगा। फिर वो यहाँ पाउच के अंदर से फेट अर्थवर्म्स को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि चलो अब तुम्हारा काम करने का टाइम आ चुका है, तुम्हें ग्राउंड में जाकर यहाँ पर जो सुप्रीम क्रिस्टेनियम फ्लावर है उसको यहाँ पर ना काफ़ी उपजाऊपन देना है और उसका जो ग्रोथ टाइम है उसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देना है। इधर हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि वाइट फ्लावर क्रिस्टल को देखकर काफ़ी हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि वेल इसको टेलीपोर्टेशन स्पेल्स को क्रिएट करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सोचना कि ये विलेज इतना ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज के अंदर कि वो यहाँ पर है ना क्रिस्टल फ्लावर को इस तरीके से ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं रास्ते के अंदर, तो मुझे लगता है कि इस विलेज में सच में काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्रैंडपा होता है वो यहाँ पर ना उन अर्थवर्म्स को सुप्रीम
सुप्रीम क्रिसैंथेमम फ्लावर के ग्राउंड के अंदर डाल देता है एंड इस तरीके से यहाँ पर वो मतलब जो अर्थवर्म होते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इधर अपना एमसी भी इस चीज़ को देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि वाह ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रैंडपा होता है वो काफ़ी ईजिली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर रहा होता है एंड यहाँ पर है ना एक अलग सा ही मेथड को यूज़ कर रहा होता है। अपना एमसी भी पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर जो मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं अपनी सुप्रीम स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो फेट अर्थवर्म्स हैं उन्हें सुप्रीम क्रिस्टेनम फ्लावर के पास में लेकर आ सकूँ एंड यहाँ पर है ना ये अपना डेरा डाल सके। तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर है ना कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं जो सुप्रीम क्रिस्टेनम फ्लावर होता है वो एक इनक्रेडिबल ग्रोविंग रेट के साथ में बढ़ने लगता है, जिस चीज़ को देखकर अपना हमसे काफ़ी हैरान होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर है ना थोड़ी देर के बाद में वो पूरी तरीके से तैयार भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करता है एंड उन फेट अर्थवर्म्स को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उन्हें वापस से पाउच में डाल देता है और कहता है कि ये सच में काफ़ी ईजी था। यहाँ पर है ना ये जो हमारा इंग्रेडिएंट है अब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। फिर जो बिग वॉग होती है वो यहाँ पर पॉइजन मोनार्च के पास में आती है और कहती है कि ग्रैंडपा क्या सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, क्या हम अब यहाँ पर एसिड पॉइजन को बनाने वाले हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ग्रैंडपा होते हैं यानी पॉइजन मोनार्च होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ 1 महीने के अंदर मैं एसिड पॉइजन को बना दूंगा। 1 महीना का नाम सुनकर यहाँ पर अपनी जो बिग वॉग होती है वो कह रही होती है कि क्या इतना ज़्यादा समय। इस बात को सुन के पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि वेल ये तो बहुत ही ज़्यादा कम समय है, अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करने में 10 साल लग जाते हैं। इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर जो अपनी बिग वॉन्ग होती है वो कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ पर है ना सिर्फ और सिर्फ जोक कर रही थी। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो बिग वॉग से कह रहा होता है क्यों ना तुम यहाँ पर जो पॉइजन है उसको यहाँ पर सीखने की कोशिश करो एंड मेरे डिसाइपल बन जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट मास्क है वो तुम्हें ही दिया जाएगा तुम्हारे ब्रदर की जगह। इस चीज़ को सुनकर अपना एमसी काफ़ी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा मास्क है। यहाँ पर हम देखते हैं बिग वॉन्ग को जो कि कह रही होती है कि वेल वो यहाँ पर जो मास्क है वो मेरे ब्रदर का ही है, वही आगे चलकर टू फेस्ड मोनार्च बनेगा ना कि मैं। अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि जिसको मास्क दिया जाएगा क्या वही टू फेस्ड मोनार्च बनेगा, तो मैं इसका मतलब यहाँ पर जो टू फेस्ड मोनार्च का टाइटल है एंड जो मास्क है वो दोनों यहाँ पर है ना एक तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना पॉइजन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं अपने वर्ड्स को अगली बार से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजिली सोच समझ के यूज़ करूंगा, अभी के लिए मुझे माफ़ करना। फिर वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि तुमने बताया कि वेल हॉबी है तुम्हारा जो पॉइजन उसे कंज्यूम करना। अपना एमसी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर यहाँ पर जो मतलब पॉइजन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम यहाँ पर मतलब मेरे पास में आओ एंड जो पॉइजन है उसे यहाँ पर ट्राई करो। इधर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि क्या पॉइजन को ट्राई करना ये तो काफ़ी ज़्यादा ही सही रहेगा एंड वो कहते हैं कि चलो मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर जो बिग वॉन्ग होती है वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा आप इस पर थोड़ा ईजी जाना। इस बात को सुन के फिर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो ये बात को सुनकर कह रहा होता है कि हाँ मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये कम से कम सांस ले पाएगा। इधर अपने एमसी के सामने 10 वुडन बोटल्स को रखा जाता है जिनमें यहाँ पर है ना सब में पिल होती है, तो यहाँ पर इन सबको अलाइन में रखा गया होता है। यानी जो फर्स्ट बोतल है उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, सेकंड में उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थर्ड में उससे भी, ऐसे करके 10 जो पिल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन वाली पिल है। और यहाँ पर जो अपना पॉइजन मोनार्च होता है वो अपने एमसी से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इनको एंड्योर कर पाओगे या फिर इसके लिए रेडी हो। अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। फिर अपना एमसी ऐसे करते हुए यहाँ पर 7th पिल तक ले लेता है और यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो कहता है कि इंटरेस्टिंग तुमने यहाँ पर 7th पिल को कंज्यूम कर लिया है, नहीं तुमने 8th पिल को यहाँ पर कंज्यूम कर लिया। अपने हमसे कह रहा होता है कि ये पॉइजन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। यहाँ पर इस बात को सुन के पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुमने जिन 8 पिल को कंज्यूम किया उनके पीछे एक मतलब भी है। अपना हमसे कहता है कि क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो यहाँ पर इन सारी पिल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने लगता है कि इससे तुम यहाँ पर है ना पॉइजन से पूरी तरीके इम्यून हो जाओगे, इससे ये पता चलता है कि तुम्हें पेन कितना महसूस होता है वगैरह वगैरह करके। फिर पॉइजन मोनार्च बताता है कि वेल इन पॉइजन को कोई भी एंटर नहीं कर सकता है अगर वो आउटसाइडर है। तो यहाँ पर जो विलेज के लोग हैं उनके अंदर इन पॉइजन्स को लेकर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी होती है। जो बिग वाक है उसने काफ़ी छोटी एज के अंदर ही जो 4 पिल उन्हें कंज्यूम कर लिया था और वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। बिग वाक कह रही होती है कि हाँ मैं काफ़ी स्पेशल हूँ। अपना हमसे कह रहा होता है कि आखिर तुमने कहाँ तक जो पिल्स है उनको कंज्यूम करके रखा है, तो बिग वाक कह रही होती है कि मैंने 7th पिल तक कंज्यूम करके रखा है। अपना हमसे कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है। बिग वाक कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉइजन मोनार्च होता है
अपने एमसी से कि क्या तुम आगे की जो पिल्स है उन्हें कंज्यूम करना चाहोगे। अपना एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स। पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि ये 9th पिल है। एंड यहाँ पर अपना एमसी उनमें सोच रहा होता है कि वेल अब जबकि मैं सुप्रीम बिंग रेलम के ऊपर पहुंच चुका हूँ तो मैं यहाँ पर है ना अपनी एनर्जी से इस पॉइजन को पूरी तरीके से बर्न कर सकता हूँ अंदर ही। ये सोचते हुए अपना एमसी उस पॉइजन को ले लेता है, लेकिन जैसे उस पॉइजन को लेता है उससे यहाँ पर अजीब सा महसूस होने लगता है। एंड वो सोचता है कि जो पॉइजन है वो पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस पॉइजन को मेरी बॉडी से बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है। मुझे यहाँ पर जल्दी से इसे बर्न करना होगा इस पॉइजन को, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर इसको एंड्योर करूंगा। मैं नहीं चाहता कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन को मैं ऐसे वेस्ट कर दूं। मैंने इतने सालों से जो यहाँ पर अपनी पॉइजन इम्यूनिटी को बनाया है, मैं उससे यहाँ पर इसको एक तरीके से काउंटर करूंगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस पॉइजन को यहाँ पर रेजिस्ट करने लगता है। पॉइजन मोनार्च ये सारी चीज़ों को देखकर हंसने लगता है और अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल आखिर तुम मुझसे एंटीडोट क्यों नहीं ले लेते। तो अपना एमसी कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ में पूरी तरीके से सही हूँ। इतना कहते हुए अपना एमसी खड़ा हो जाता है। पॉइजन मोनार्च अपने एमसी को देखता है और कहता है कि तुम सच में काफ़ी ओल्ड हो, तुम वापिस से नॉर्मल हो चुके हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या अब हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलें, यानी क्या आप मुझे वो 10th पिल भी दे सकते हो। ये बात को सुनकर पॉइजन मोनार्च काफ़ी हैरान होता है। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल अगर आप मुझे अलो करते हो कि मैं आपकी जो 10th पिल है उसे भी एंड्योर करूँ तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल रहूंगा। ये हमेशा नहीं है कि मुझे ऐसे पॉइजन को टेस्ट करने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि तुम सच में काफ़ी इंसोलेंट हो एंड यहाँ पर तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन फिर भी तुम 10th पिल को यहाँ पर कंज्यूम करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी 10th पिल देता हूँ। मुझे पता है कि पिछली जो 9th पिल है यानी 1 से लेकर 9 तक तुमने यहाँ पर जो अपने इतने सालों में पॉइजन इम्यूनिटी को क्रिएट किया है उससे यहाँ पर तुमने उनको रेजिस्ट कर लिया था, लेकिन ये वाली जो पिल है वो कुछ ऐसी है जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ अपने करेज से ही यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हो। अपना एमसी कहता है कि वेल इस पिल को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पिछले वाली पिल से थोड़ी भी डिफरेंट है। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी उसे ले लेता है। यहाँ पर जो बिग बॉग होती है वो कह रही होती है कि 1 मिनट, तुमने इसे अभी ले लिया। अपना एमसी कह रहा होता है कि मैं सही था, यहाँ पर ये वाली जो पिल है वो पिछली पिल के जैसा ही है, फ्रेंड नहीं है। लेकिन अगली पल अपना एमसी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हमारा सीन से उठता है और हमें दिखाया जाता है सो वांगजुंग जो कि मोनार्च ऑफ 1000 एलेक्जर्स है। तो यहाँ पर जो वांगजुंग होती है वो कह रही होती है क्या इस लड़के ने 10th पिल को ले लिया था। बिग बॉग कह रही होती है कि हाँ इसने ऐसा किया था, भले ही इसने स्टेज को पास ना किया हो लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर बेहोश होने के बाद में अपने आप से ही खड़ा हो गया और यहाँ पर मूव करने लगा बिना किसी एंटीडोट के लिए। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब अपना एमसी उस पिल को लेने के बाद बेहोश हो गया तो उसकी पूरी बॉडी फूल गई थी एंड वो काफी चबी हो गया था। यहाँ पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वापस कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वो वापस से नॉर्मल हो गया। अब जो वांगजुंग होती है वो कह रही होती है कि काफी इनक्रेडिबल एक आउटसाइडर के लिए जो कि यहाँ पर 9th पिल तक ले लिया और वो भी बिना किसी एंटीडोट के। उसने 10th पिल को भी यहाँ पर एक तरीके से सहन कर लिया। फिर वो यहाँ पर है ना मतलब बिग बॉग से कह रही होती है क्या तुम इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो ताकि हम लोग अप्रूव कर दें कि यहाँ पर तुम्हारी और इसकी यहाँ पर शादी हो सकती है। बिग बॉग कह रही होती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आप भी यहाँ पर जो ग्रैंडपा पॉइजन मोनार्च है उनके जैसे ही हो, बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश। वांगजुंग कह रही होती है कि मुझे उस ओल्ड मैन से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। वैसे ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं यहाँ पर तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, यानी वो एलेक्जर्स जिससे यहाँ पर इसकी जो हालत है वो यहाँ पर ठीक हो सकती है। इतना कहते हुए वो अपने एमसी को वो एलेक्जर दे देती है और अपना एमसी भी उस एलेक्जर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी अपने एमसी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने अटैक किया है, इसलिए अपना एमसी अपने स्पिरिट बैरियर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिग वाग होती है और अपना एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। बिग वाग कह रही होती है कि ग्रैंडमा वांगजुंग आपने देखा क्या ये अमेजिंग नहीं है। यहाँ पर जो वांगजुंग होती है वो कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे इसकी यहाँ पर जो स्पिरिट बैरियर है उसका यहाँ पर जो कलर है वो गोल्डन है, इसका मतलब इसने शायद गोल्डन एलेक्जर लेके रखा है। हमारे पास ये जो गोल्डन एलेक्जर यहाँ से गायब हो गया था, मुझे लगता है कि उस गोल्डन एलेक्जर को इसी लड़के ने कंज्यूम किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेल इसने यहाँ पर ये जो गोल्डन स्पिरिट बैरियर है वो यहाँ पर वर्षों की ट्रेनिंग से क्रिएट किया है। तुम आखिर इसके बारे में क्या सोचते हो। तो बिग बॉग कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता बिना गोल्डन एलेक्जर के यहाँ पर कोई भी जो गोल्डन स्पिरिट बैरियर है उसे क्रिएट कर सकता है। इधर अपना एमसिन में सोच रहा होता है क्या ये लोग गोल्डन एलेक्जर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो गोल्डन एलेक्जर तो यहाँ पर मैंने ही लिया था। फिर अपना एमसिन में सोच रहा होता है कि वो गोल्डन एलेक्जर मैंने फेसलेस मर्डर से यहाँ पर लिया था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फेसलेस मर्डर ने ये वाला जो एलेक्जर है वो यहाँ पर किसी ऐसे से चुराया था जिसने इस विलेज के अंदर से यहाँ पर ये जो गोल्डन एलेक्जर है वो चुराया था। यानी एक तरीके से जो गोल्डन एलेक्जर अपने एमसी ने लिया था वो कहीं और का नहीं बल्कि इसी विलेज का था ओरिजिनली। अब यहाँ पर अपना एमसी ये सारी बातें सोच रहा होता है, वहीं जो वांगजुंग होती है वो अपनी एमसी को नोटिस कर रही होती है।
वांगजुंग कह रही होती है कि आखिर तुम इतने शांत क्यों खड़े हो, क्या तुम यहाँ पर हमें कुछ बताना नहीं चाहते हैं। अपना एमसी कह रहा होता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए कुछ है। वांगजुंग कह रही होती है कि थोड़ा रूड है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं समझती हूँ। फिर वो कह रही होती है कि वेल, यहाँ पर जो गोल्डन एलेक्सर है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। यहाँ पर जितने भी मोनार्क्स हैं उनमें से 3 के ही पास में जो यहाँ पर गोल्डन एलेक्सर वो दिया गया है। 2 फेस्ड मोनार्क्स, पॉइजन मोनार्क्स और 1000 डेमंस ऑफ मोनार्क्स, इन्हीं तीनों के पास में गोल्डन एलेक्सर है। जो वहीं जो बिग वाग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि मुझे बताओ, मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर तुम कहाँ पर जन्मे हो और तुम्हें कहाँ पर बड़ा किया गया है, लाइक तुम्हें कहाँ पर रेज किया गया है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर जो पॉइजन वैली है उसके अंदर घूम रहे थे और तुम्हें गोल्डन एलेक्सर यहीं पर पड़े हुए मिल गया था, जिसे तुमने पहल समझ के यहाँ पर उठा लिया था। अपना एमसी कह रहा होता है कि ऐसी आउटरेजियस थिंग्स बोलना बंद करो। यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है पॉइजनस लैंड के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं जो वांगजुंग होती है वो यहाँ पर बिग वाग से कह रही होती है कि वैसे यहाँ पर है ना, तुम इसे परेशान करना बंद करो। एंड वो अपने एमसी से उसका नाम पूछती है और खुद का भी नाम बताती है और कहती कि मेरा नाम यहाँ पर सो वांगजुंग है और मैं मोनार्च ऑफ एलेक्सर्स हूँ। तो अपना एमसी भी अब खुद को यहाँ पर प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं वुन सुवुल हूँ और आप मेरे को जैसा चाहिए वैसे यहाँ पर बुला सकती हो। फिर जो वांगजुंग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि वेल, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। अपना एमसी कहता है कि श्योर, आप पूछ सकती हो। वांगजुंग पूछ रही होती है कि तुम्हारा असली रेलम क्या है, कल्टीवेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कल्टीवेशन रेलम तुम दिखा रहे हो तुम उससे भी ज्यादा हायर रेलम के हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपने जो यहाँ पर बोला है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही बोला है। फिर यहाँ पर जो वांगजुंग होती है वो अपने एमसी को एक ऑफर देती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एल्केमी में थोड़े बहुत अच्छे हो, तो क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ एंड यहाँ पर जो एल्केमी है उन्हें परफॉर्म करो, यानी यहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर्स को बनाओ मेरे अंडर में रहकर। तो अपना एमसी में सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे यहाँ पर है ना इससे और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा जो एलेक्सर्स है उनको बनाने का। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वांगजुंग कह रही होती है कि तुम यहाँ पर है ना, मतलब मेरे अंडर में रहोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर हर टाइप के इंग्रेडिएंट्स को उपलब्ध करवा सकती हूँ एंड जो बिग वांग है वो भी तुम्हारी मदद करवाएगी यहाँ पर जो एलेक्सर्स है उनको बनवाने में। जो बिग वांग होती है वो इस बात को सुनकर कह रही होती है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। आपको मुझसे तो यहाँ पर पूछना चाहिए ना कि मैं इसकी मदद करूंगी या फिर नहीं करूंगी। लेकिन हम देखते हैं वांगजुंग एंड जो अपना एमसी होता है वो वहां से चले जाते हैं। फिर सीन से उड़ होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जो बिगवाक है उसने फाइनली जो एसिड पॉइजन उसे बना लिया है। अब वो काफी एक्साइटेड होते हुए अपने फादर के पास में जाती है उसे दिखाने के लिए एंड सोचते कि उसके फादर काफी खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके जो फादर होते हैं वो इतने भी ज्यादा खुश नहीं होते। इस चीज को देखकर बिगवाक थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। वो अपने एमसी के साथ में चलते हुए कह रही होती है कि वेल, आखिर ये क्या हुआ। अपना एमसी कहता है कि तुम बताओ क्या यहाँ पर जो चीजें हैं वो अच्छे से नहीं गई। बिगवा कह रही होती है कि हाँ। अपना एमसी कहता है कि वेल, ये तो तुम्हारे फेस को देखने से यहाँ पर पता चल रहा है। वैसे मैंने ये उसी टाइम एक्सपेक्ट कर लिया था जब तुम यहाँ से जो एसिड पॉइजन है उसे भागकर अपने फादर को दिखाने के लिए गई थी। यहाँ पर इस बात को सुन के बिगवान कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। अपना एमसी कहते हैं कि नहीं नहीं। जो बिगवा होती है वो कह रही होती है कि वैसे क्या तुम्हें पता है जो एसिड पॉइजन है वो क्या है। अपना एमसी कहता है कि किस टाइप का पॉइजन है। बिगवा कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने स्पिरिट बैरियर को एक्टिवेट करना होगा। अपना एमसी कहता है कि स्पिरिट बैरियर को। बिगवा कहती है कि हम। अपना एमसी कहता है कि ठीक है। अपना एमसी अपने स्पिरिट बैरियर को एक्टिवेट करता है। फिर जो बिगवा होती है वो एसिड पॉइजन को अपने एमसी की तरफ थ्रो करती है एंड जिससे वो यहाँ पर स्पिरिट बैरियर के ऊपर आकर लगता है। हम देखते हैं जो स्पिरिट बैरियर होता है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। इस चीज को देखकर अपना एमसी काफी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ। यहाँ पर जो बिगवा होती है वो कह रही होती है, क्या तुम सरप्राइज हो इस चीज को देखकर। अपने एमसी कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा। वैसे अभी मुझे पता चल रहा है कि जो एसिड पॉइजन है वो कोई ऐसा पॉइजन नहीं है जो कि सामने वाले कल्टीवेटर को नुकसान देता है, बल्कि वो इसके स्पिरिट बैरियर को खत्म कर देता है। बिग वांग कह रही होती है कि हाँ, तुमने पूरी तरीके से सही काम। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल, ये जो पॉइजन वो सच में काफ़ी अच्छा है और ये डेफिनेटली हेल्प करेगा जब हम लोग बाउजियन सेक्ट से फाइट करेंगे। बिग वांग कह रही होती है कि हाँ, तुम भी ऐसा सोचते हो राइट, लेकिन फिर भी मेरे फादर इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट क्यों हैं इस पॉइजन को लेकर। अपना एमसी कह रहा होता है कि ये भी समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर ये इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है, जबकि तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर उन लोगों के कब्जे में है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी टाइप के पॉइजन या फिर किसी भी टाइप के वेपन्स का उनके खिलाफ में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना एमसी ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अपने एमसी को एक आइडिया आता है। अपना एमसी बिगवाग से कहता है कि वेल, मुझे एक इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग करनी है। सो यहाँ पर तुम जितने भी जो यहाँ पर मेन लोग हैं उन्हें यहाँ पर कह दो कि वो असेंबली हॉल में आए। बिगवाग कहते हैं कि इतना अचानक से, चलो ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे असेंबली हॉल का सीन, जहाँ पर जो बिगवाग के फादर ग्वायुंग होते हैं वो अपने एमसी से पूछ रहे होते हैं कि मुझे रीज़न बताओ कि आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया।
तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर बाउजियन सेक्ट के अंदर काफ़ी टाइम जा चुका हूँ एंड मैंने ये सुना है कि आपका जो सन है उसे जनरल असेंबली के अंदर रखा गया है, यहाँ पर कैद करके। गुआयुंग कह रहा होता है कि अच्छा जनरल असेंबली, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पर है। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल मैं आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा खुलकर बात करूंगा, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ में चलते हो जनरल असेंबली के अंदर तो मैं आपके सन को रेस्क्यू कराने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं। बिग वाग अपने एमसी से कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, वहीं हम देखते हैं सभी लोग बस चुपचाप बैठे होते हैं। अब जो पॉइजन मोनार्च होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर हमने अपना टाइम ही वेस्ट किया। अपना एमसी कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ आपको मेरा जो सजेशन हो बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा होगा, लेकिन अभी के लिए बाउजियन सेक्ट की जनरल असेंबली में जाना सबसे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बाउजियन सेक्ट है उसने अपने सारे के सारे कल्टीवेटर्स को पॉइजनस लैंड के अंदर भेजा है आप लोगों को और आपके ट्रेजर को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी जो जनरल असेंबली है उसके अंदर ज्यादा यहाँ पर कल्टीवेटर्स नहीं है, इसलिए हम वहां पर जाकर आपके सन को छुड़ा सकते हैं। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो गुआयुंग होता है वो कह रहा होता है कि और भी बताओ, आखिर तुम क्या बताना चाहते हो। अपने एमसी की सारी बातों को सुनने के बाद में जो गुआयुंग होता है वो कह रहा होता है कि देखो जो पॉइजनस लैंड है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है और यहाँ पर हमें इस जगह का बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इस जगह को गिव अप करना चाहिए एंड तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो जनरल असेंबली है वहां तक जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैंने अपने सन के ऊपर पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है मेरे विलेज और टाउन्स मेंस के लिए। और अगर तुम यहाँ पर ये सारी एक तरीके से चाल कर रहे हो कि तुम यहाँ पर है ना मेरी बेटी को बचाकर हमारा ट्रस्ट जीत लोगे और उसके बाद में हमें यहाँ से जनरल असेंबली में ले जाओगे और वहां पर पकड़ा दोगे, तो ये यहाँ पर तुम पूरी तरीके से एकदम सपने जैसा ही देख रहे हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसी बातों को सुनकर जितने भी जो मोनार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर गुआयुंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो गुआयुंग होता है उसकी बॉडी से काफी गंदा गोरा बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो अपना एमसी गुआयुंग की बात को सुनकर कह रहा होता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, मेरे पास में भी कुछ टारगेट्स एंड गोल्स हैं बाउजियन सेक्ट के अंदर एंड इसलिए मैं वहां पर जाना चाहता हूं, मैं अपने मेमोइड्स को हासिल करना चाहता हूं। मेमोइड्स की बात को सुनकर गुआयुंग उसके बारे में पूछता है। अपना एमसी कह रहा होता है कि जैसा कि बिग वांग ने मुझे बताया कि मुझे आप लोगों को सारी स्टोरी बतानी चाहिए तो मैं यहाँ पर वैसा ही करूंगा। अपना नाम सुनकर बिग वांग काफी हैरान होती है, फिर अपना एमसी सब कुछ बता देता है कि वो योनवा कंट्री से आया है एक टेलीपोर्टेशन के थ्रू एंड यहाँ पर है ना मतलब जो डायमंड नेशन है उसके अंदर अभी वो मेमोइड्स की तलाश कर रहा है जिससे कि वो वापस से जो यनवा कंट्री है उसके अंदर जा सके। अब यहाँ पर जो गायों होता है वो यहाँ पर अपने एमसी की सारी बातों को सुनता है और कह रहा होता है कि ये थोड़ा मुश्किल है ये बिलीव कर पाना कि तुम यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट से दूर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यही सच्चाई है। फिर यहाँ पर जो युनजेंग होती है या फिर ये जुनियंग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि अच्छा अब जबकि तुमने सारी सच्चाई यहाँ पर कन्फेस कर लिया है तो मैं तुमसे वापस से पूछूंगी, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर जो गोल्डन स्पिरिट बैरियर है उसे गोल्डन एलेक्जर से यहाँ पर है ना पाया है, तो क्या ये सही है। अपने एमसी कह रहा होता है कि आपने सही कहा, जो गोल्डन एलेक्जर है वो मैंने कंज्यूम किया है और उसी वजह से यहाँ पर जो मेरा स्पिरिट बैरियर है उसका जो कलर है वो गोल्डन है। यहाँ पर जो जूनियंग होती है वो कह रही होती है अपने एमसी से कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने रेलम को यहाँ पर छुपाया जैसा कि मैंने कहा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम्हारा रियल रेलम क्या है। अपने एमसी इस बात को सुनकर कह रहा होता है कि वेल जो मेरा रियल रेलम है वो कुछ और नहीं बल्कि सुप्रीम बीइंग रेलम है, मैं उसके यहाँ पर थर्ड स्टेज के ऊपर हूँ। इस बात को सुनकर जो गायों होता है वो काफी हैरान होता है। वहीं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को यहाँ पर अपने बारे में जितने भी हिडन चीजें होती है वो सारी बता देता है। और यहाँ पर जो बिग वांग होती है अपने एमसी के ऊपर काफी गुस्सा होती है एंड कह रही होती है कि वेल तुमने यहाँ पर मेरे को नहीं बताया, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो। यहाँ पर हम देखते हैं गुआयुंग को जो कि कह रहा होता है कि चलो ठीक है अभी यहाँ पर जो बातें हैं वो पूरी तरीके से एंड हो चुकी हैं। वही हम गुआयों को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि चलो मुझे लगता है कि हम लोगों ने अब कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, अब वापस से हम लोग यहाँ पर पॉइंट पर आ जाते हैं। एंड फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से जो जनरल असेंबली है उसके अंदर जाने वाले हैं एंड मेरे सन को छुड़ाने वाले हैं। इस बात को सुनकर अपना एमसी स्मिक करने लगता है और कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास में काफ़ी अच्छा प्लान है। हम यहाँ पर जो बाउजियन सेक्ट है उसके लीडर की डॉटर यानी बाउजियन सेक्ट के हुइजान ब्रांच की लीडर जियाओबिंग को यहाँ पर किडनैप करने वाले हैं एंड उसी को यहाँ पर होस्टेज बनाकर हम जो जनरल असेंबली है उसके अंदर जाने वाले हैं, जिससे कि हम काफी इजीली यहाँ पर अपने जो टारगेट्स हैं एंड जो अपने गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो फिर हमारा सीन सेट होता है और हमें गाजियोंग प्रोविंस नाम जो डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अपने एमसी एंड जो बाकी के लोग हैं यानी वैली के डिसेंडेंट्स वो आए होते हैं ताकि वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके यहाँ पर जो हुइजांग ब्रांच है उसके अंदर जा सके। तो यहाँ पर जो गार्ड होता है टेलीपोर्टेशन पोर्टल का वो यहाँ पर उन सभी लोगों को देखता है और कहता है कि अगर तुम्हें टेलीपोर्टेशन का यूज करना है इस पोर्टल का तो तुम्हें यहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा चार्ज पे करना होगा। तो इस बात को सुनकर अपने एमसी जिसने ओल्ड मैन का रूप लेकर रखा होता है उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तू हमसे चार्ज लेगा। तो गार्ड मन में सोच रहा होता है कि इसका जो रेलम है वो तो सुप्रीम बिंग रेलम है, मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी पंगे नहीं ले सकता हूँ।
इसलिए वो अपने अमसी एंड बाकी सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए दे देता है। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पर जो हुइजंग ब्रांच है उसके मेन मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना अमसी एंड उसकी टीम टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मार्केट एरिया होता है उसमें काफ़ी भीड़ होती है और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इधर अपना अमसी कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से हम लोग सेफ है। इतना कहते हुए वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है एंड कहता है कि वेल आखिर आप कैसा फील कर रहे हो बाहरी वर्ल्ड के अंदर आकर। इन बातों को सुन के ग्वायूं कह रहा होता है कि ये काफ़ी फैसिनेटिंग है लेकिन पूरी तरीके से पॉइंटलेस, हमें जल्दी करना होगा। आखिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, पॉइजन मोनार्च और डेमन मोनार्च? इन बातों को सुन के पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि तुम सही हो, हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जो डेमन मोनार्च होता है वहीं जो डेमन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये सही रहेगा कि हम अभी से यहाँ पर जो सीचियोन है उसको ढूंढना स्टार्ट कर दें। जो सीचियोन वो कोई और नहीं बल्कि ग्वायोंग का एल्डर सन है जिसको ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो ग्वायोंग होता है वो डेमन मोनार्च के ऐसे रेस्पॉन्स को देखकर मन में सोच रहा होता है कि मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ तुम्हारे इमोशंस को, तुम अपने ओल्ड फ्रेंड को यहाँ पर कितनी ज़्यादा मतलब जल्दी से छुड़वाना चाहते हो, मैं इन बातों को समझता हूँ। फिर यहाँ पर जो ग्वायोंग होता है वो अपने एमसी को पूछ रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर हुइजांग ब्रांच के अंदर आ चुके हैं, तो आखिर जो बाउजियन सेक्ट की हुइजांग ब्रांच वाली मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इन बातों को सुन के अपना एमसी कह रहा होता है कि वो वहां पर है। इतना कहते हुए अपना एमसी उंगली से एक यहाँ पर बहुत बड़े पगोड़ा की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा तो हम लोग हेडक्वार्टर के इतने पास में हैं। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल हमने जो यहाँ पर प्लान बनाया उसके हिसाब से हमें बिना आवाज़ किए हुए यहाँ पर जो इस हेडक्वार्टर उसके अंदर घुसना है एंड यहाँ पर जो बाउजियन सेट की लीडर की डॉटर है यानी जियोबिंग, उसे यहाँ पर है ना किडनैप करना है, यानी एक तरीके से एज ए होस्टेस बनाना है हमारा। तो यहाँ पर पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि इसका मतलब हम अपने बग्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा नॉइस करते हैं। आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है डेमन मोनार्च? तो डेमन मोनार्च भी इस बात के लिए एग्री करता है एंड फिर वो लोग आगे जाने के लिए यहाँ पर है ना बढ़ने स्टार्ट कर देते हैं एंड अपना एमसी भी कहता है कि ठीक है मैं अब से आप लोगों को यहाँ पर लीड करूंगा, जिसके लिए सभी लोग यहाँ पर एग्री कर जाते हैं। अब जैसे वो लोग हेडक्वार्टर के अंदर आते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो जॉबिंग होती है उसके सामने एक कैंडल रखी होती है जिसका यहाँ पर अलार्म एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है एंड वो वहीं पर बुझ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर है ना कोई बिना परमिशन के एंटर हुआ है, जो कि यहाँ पर है ना काफी ज्यादा घातक और मतलब खतरनाक साबित हो सकता है जॉबिंग के लिए। तो जॉबिंग समझ जाती है कि घुसपैठियों ने यहाँ पर घुसपैठ कर दिया है, इसलिए उसे यहाँ से निकलना होगा। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर यहीं पर रुकर उन लोगों से फाइट करूँ यहाँ से या फिर यहाँ से भाग जाऊं। फिर वो सोचते कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ से भागना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पर है ना कोई ज्यादा बड़े मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जिनसे कि मैं यहाँ पर जो दुश्मन हूँ उसका सामना कर सकूं। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो सीधा चली जाती है बाउजिन सेक्ट के सेंट्रल गार्डन के अंदर एंड वहां पर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है एंड मन में सोच रही होती है कि वेल अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है वो मेरी यहाँ पर देख रेख कर लेगा और मेरी सेफ्टी हो जाएगी। अब वो ऐसा सोच ही रही होती है लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो देखती है साइड में तो यहाँ पर उसी के आदमियों को किन्हीं के द्वारा यहाँ पर मारा जा रहा होता है और इस चीज़ को देखकर जो जॉबिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है एंड फिर वो साइड में यहाँ पर छुप कर देखती है कि आखिर ये कौन कर रहा है। तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर अपना एमसी होता है एंड वो अपने एमसी को देखकर मन में सोच रही होती है कि आखिर जो कल्टिवेटर वुन सूल है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उस पेड़ के पास में आता है, इससे जो जॉबिंग होती है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन अपना अमसी उस पेड़ की तरफ देखता है एंड वापस से वहां से चला जाता है। यहाँ पर जो जॉबिंग होती है वो मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर जो वुन सूल है वो तो पॉइजनस लैंड के अंदर होना चाहिए था, तो आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो सोच रही होती है कि अभी वुन सूल यहाँ से जा चुका है, ये मेरा यहाँ पर एक तरीके से चांस है कि मैं यहाँ से एस्केप कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले एस्केप करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो वहां से एक जंप लगा देती है एंड वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने गुआयोंग आ जाता है एंड गुआयोंग को देखकर जॉबिंग मन में सोच रही होती है क्या सीक्रेट वैली के डिसेंडेंट। गुआयोंग कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वेल तुम यहाँ पर हम लोगों को कुछ ज्यादा ही देखना चाहती थी, इसलिए हम लोग खुद चलाकर तुम्हारे पास में आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जॉबिंग को जो कि यहाँ पर आना अपनी टेक्निक्स को यूज करने लगती है ताकि वो यहाँ से एस्केप कर सके। वो यहाँ पर एक फोको क्रिएट कर देती है एंड वहां से भागने की कोशिश करती है एंड मन में सोच रही होती है कि मैं इन लोगों के अगेंस्ट में कम्पीट नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अगर मैं थोड़ी दूरी पर जो प्रोविंस इंस्पेक्टर है उसकी टेरिटरी में पहुंच जाती हूँ तो मैं पूरी तरीके से सेफ हो जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए आगे की तरफ जा ही रही होती है लेकिन तभी उसे कोई थ्रेड से पकड़ लेता है एंड उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो चुका है जियाओबिंग,
यहाँ पर जो जॉबिंग होती है उसे अपने एमसी पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वहीं अपना एमसी उसे कह रहा होता है कि तुम देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। एंड इसी के साथ जो जॉबिंग होती है वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड वहीं पर बेहोश हो जाती है। सो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जितने भी जो जॉबिंग सेट आई मीन बाउजियन सेट के हुजंग ब्रेन्स में लोग होते हैं उन सभी को यहाँ पर बांध के होल में रखा गया होता है। एंड यहाँ पर जो गुआयोंग होता है वो कह रहा होता है सभी लोगों से कि यहाँ पर ना तुम्हारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर बेफिक्र रहो, हम तुम्हें यहाँ पर है ना जिंदा छोड़ देंगे एंड यहाँ से जाने देंगे। हम जिस इंसान को चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जॉबिंग है। फिर अपना हमसे जॉबिंग की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम कब प्रिटेंड करना बंद करोगी कि तुम यहाँ पर बेहोश हो। फिर जो जॉबिंग होती है वो खड़ी होती है एंड हंसते हुए अपने हमसे से कहती है कि मिस्टर वुंसोल, देखने से ऐसा लग रहा है कि आपने मेरा जो मिशन है यानी वैली ऑफ डिसेंडेंट्स को यहाँ पर लाना उसे कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ये कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे यहाँ पर वैली ऑफ डिसेंडेंट्स नहीं चाहिए, यानी वैली के डिसेंडेंट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनका यहाँ पर ट्रेजर चाहिए। तो इस बात को सुनकर अपना एमसी उसी की तरफ देखने लगता है एंड कह रहा होता है कि अच्छा, तो आखिर ऐसा क्या ग्रेट है उनके ट्रेजर को लेकर जो कि तुम उनके पीछे इतना ज्यादा पड़ी हो हाथ धोकर। इन बातों को सुन के जॉबिंग कह रही होती है कि वेल वो एक ऐसा ट्रेजर है जिसे हर कल्टिवेटर चाहता है। वो यहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर है जो कि यहाँ पर है ना मतलब किसी को भी यहाँ पर लालच में डाल सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो एंड हमारी तरफ आ जाओ। अपना हमसे कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपनी पिछली दोहराई हुई मिस्टेक्स को करेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। जॉबिंग कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें वो मेमोरीज हैं वो बुक दूंगी जिससे तुम योनवा कंट्री के बारे में और भी कुछ जान सकते हो। अपना हमसे कह रहा होता है कि वो चीज़ मैं खुद कर लूंगा। जॉबिंग कह रही होती है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें उस ट्रेजर के बारे में बताती हूँ जो कि इन लोगों के पास में है। वो जो ट्रेजर वो हाई एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। अपना हमसे में सोच रहा होता है क्या हाई एंशिएंट एरा से, क्या यहाँ पर इनका जो ट्रेजर है वो फ्रोस्ट फिल के सिमिलर है, क्योंकि वो भी यहाँ पर हाई एंशिएंट एरा से ही बिलोंग करता है। फिर अपना हमसे कहता है कि वेल वो कहीं से भी बिलोंग करे, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पर जो ट्रेजर है वो यहाँ पर है ना वैली के डिसेंडेंट्स का है और उन्हीं से बिलोंग करता है। जॉबिंग कह रही होती है कि क्या ये नेचुरल नहीं है कि जो स्ट्रांग है उसी का यहाँ पर सब कुछ होता है। ये लोग यहाँ पर कमजोर है तो क्यों ना हम लोग जो स्ट्रांग है इनके ट्रेजर को अपना बना लें और यहाँ पर इनके ट्रेजर का इनसे भी बेहतर तरीके से यूज करें। अपना हमसे कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिसगस्टिंग है। इन बातों को सुन के जॉबिंग कह रही होती है कि इस दुनिया का माइंडसेट यही है। अब अगर तुम्हें ये डिसगस्टिंग लग रहा है तो मैं आखिर क्या ही कह सकते हो। वैसे क्या तुम यहाँ पर क्यूरियस नहीं हो कि आखिर इनका जो ट्रेजर है वो क्या कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉइजन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम अपने मुंह को बंद क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर तुमने अब अपना मुंह खोला तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर ना इतने ज्यादा टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे कि तुम यहाँ पर कभी भी अपनी लाइफ टाइम यानी अगले जन्म में भी अपना मुंह नहीं खोल पाओगी। इससे जो जॉबिंग होती है वो थोड़ा यहाँ पर सहम जाती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो गुयोंग होता है वो कह रहा होता है कि यार इसे बोलने दो, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर ये हमारे और हमारे ट्रेजर के बारे में कितना कुछ जानती है। एंड फिर जो गुयोंग होता है वो यहाँ पर बड़े प्यार से जो जॉबिंग होता है उसे कह रहा होता है कि बताओ आखिर तुम हमारे बारे में क्या क्या जानती हो। लेकिन जो जॉबिंग होती है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करती। तो गुयोंग यहाँ पर अपने ओरा को रिलीज करता है और कहता है कि मैंने बोला ना, यहाँ पर अपना जो मुंह है उससे खोलना स्टार्ट रखो एंड यहाँ पर बताओ कि आखिर तुम हमारे और ट्रेजर के बारे में क्या जानती हो। तो जॉबिंग बताती है कि वेल जिस ट्रेजर को तुम लोग दुनिया से छुपा रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि एक मास्क है, एक ऐसा मास्क जो कि हाई एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। अगर तुम उस मास्क को यहाँ पर पहन लेते हो तो तुम हाई एंशिएंट एरा के जो बड़े बड़े कल्टिवेटर्स हैं उनकी यहाँ पर मेमोरीज को रीड कर सकते हो। ये कुछ ऐसा ही है यहाँ पर जो हमने सीरीज देख के रखी है 10,000 डेज इन फ्यूचर, ऐसा ही कुछ एक सीरीज है। यहाँ पर इस मास्क का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सिमिलर है। तो हाँ, ये जो मास्क है वो इतना ज्यादा प्रीसियस और इतना ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पर जो जॉबिंग होती है वो कहती है कि वेल वो जो मास्क है वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और उसी की वजह से जो तुम्हारी कंडीशन है फिजिकल वो कुछ ऐसी हो गई कि तुम्हारे जो बाल होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं एंड जो तुम्हारी आंखें होती हैं वो यहाँ पर ब्लू कलर की होती है। गुआयोंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जिस चीज की बात तुम कर रही हो वो यहाँ पर डिवाइन पावर्स ऑफ युआनजी है, ना कि इस मास्क की पावर है। एंड यहाँ पर जो जॉबिंग होती है वो और भी बातें बताना स्टार्ट करती है कि उस मास्क की वजह से तुमने इतना नॉलेज हासिल कर लिया है कि तुम यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें आसानी से टेम कर सकते हो एंड यहाँ पर तुम अच्छी अच्छी पिल्स को बना सकते हो। और ये जो लड़का जिसे तुम लोग डेमन मोनार्च कह रहे हो वो भी सुप्रीम बीइंग रेलम पर इसलिए पहुंच पाया क्योंकि इसने मास्क की मदद ली है एंड यहाँ पर बीस्ट को इसलिए टेम कर पा रहा है क्योंकि इसने मास्क की मदद ली है। तुम लोग यहाँ पर जो अच्छे अच्छे पॉइजन बनाते हो वो भी यहाँ पर किसी और की देन नहीं बल्कि उसी मास्क की देन है। एंड इसी के साथ में वो और भी बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन जो पॉइजन मोनार्च होता है वो इस बात के लिए यहाँ पर डिनाई करता है और कहता है कि जो पॉइजन है वो हमने खुद ही बनाया है, ना कि हमने उस मास्क की मदद ली है। तो यहाँ पर जॉबिंग कह रही होती कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गलत हूँ।
वहीं वो अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि आखिर हम लोग कितनी वैल्यूबल चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। वो जो मास्क है उससे हम कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं एंड कितने ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। सोचो उनसूल सोचो। तो अपना हमसे यहाँ पर बस उसी को देखकर यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है एंड जो जॉबिंग होती है वो बार बार उसे कह रही होती है कि तुम्हें भी यहाँ पर वो बुक्स चाहिए ना योनवा कंट्री वाली, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये जो यहाँ पर ट्रेजर है उसको भी मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगी। इसके साथ में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिलवाने वाली हूँ जो बाउजियन सेक्ट है उसके मेन ब्रांच की तरफ से। तुम प्लीज यहाँ पर हमारी साइड में आ जाओ। तो यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है एंड जो यहाँ पर है ना अपना अमसी होता है वो सोचने के बाद में कह रहा होता है कि ओ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो। मैंने सही कहा ना। यहाँ पर जो गुयोंग होता है वो यहाँ पर अपने अमसी को देख रहा होता है एंड उसे के हाव भाव को रीड करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या इसे सच में लालच आ चुका है। लेकिन हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि कह रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर उन बुक्स की जरूरत है और जैसा तुमने ट्रेजर के बारे में बताया उस ट्रेजर को हर कोई चाहेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अपने पूरे जनरल असेंबली एंड बाउजियन सेक्ट को मेरे कदमों में लाकर रखती हो एंड फिर मुझे कहती हो कि वेल मैं यहाँ पर ट्रेजर तुम्हें दूंगी और सब कुछ यहाँ पर तुम्हें दूंगी, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साइड में आने के बारे में सोच सकता हूँ। तो एक तरीके से अपना हमसे यहाँ पर जो जॉबिंग होता है उसे मोक कर रहा होता है एंड इससे जॉबिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अपना हमसे कह रहा होता है कि अब से तुम्हें वही करना है जो कि यहाँ पर हम लोग तुम्हें करने के लिए बोलेंगे। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो जॉबिंग होता है उसे गुस्सा तो आता है लेकिन अगली पल वो यहाँ पर कुछ सोचने लगती है एंड मन में सोच रही होती है कि एक मिनट, इसने बोला कि मुझे वही करना है जो कि ये लोग कहें, इसका मतलब ये लोग मुझे अभी नहीं मारने वाले हैं, यानी ये लोग मेरा यूज करना चाहते हैं। एंड ये सोचते वो यहाँ पर स्माइल करने लगती है। फिर वो यहाँ पर हंसने लगती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर अगर मेरा यूज करना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे कोई ड्रग्स दे सकते हो जिससे कि मैं यहाँ पर तुम लोगों का विश्वास कभी ना तोड़ूं एंड उसका एंटीडोट तुम लोग यहाँ पर सिर्फ अपने पास ही रख सकते हो। पॉइजन मोनार्च इस चीज को देखकर हंसने लगता है और कह रहा होता है कि देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि हम लोग इसे नहीं मारने वाले हैं। यहाँ पर इस चीज को जानकर यहाँ पर हम देखते हैं बाइकरान को भी जो कि ये सारी बातों को सुन रही होती है। फिर वो अपने हमसे से कह रही होती है कि वेल क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ यहाँ पर जो जॉबिंग उसे टैम करने में। तो इस बात को सुन के अपना हमसे काफी हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। बाइकरान कह रही होती है कि वेल तुमने यहाँ पर मेरे को पिछली बार बचाया था यहाँ पर जो जॉबिंग है उससे, इसलिए मैं तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बता सकते हो कि जो जॉबिंग है उसे किस तरीके से यहाँ पर टेम किया जा सकता है। तुम इसके ऊपर इविल स्प्रे फ्रेगनेंस का यूज करना जिससे कि ये एक तरीके से ये हिप्नोटाइज हो जाएगी और तुम जो बोलोगे वही चीज ये यहाँ पर है ना मानने लगेगी। अब जैसे यहाँ पर जो जॉबिंग होती है वो ऐसा सुनती है, वो समझ जाती है कि वेल अब उसके अल लग चुके हैं एंड वो चिल्लाकर बाइकरान से कह रही होती है कि बाइकरान तुम बीच कहीं की, मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हें पिलाया एंड तुम्हें एक जगह दी जिसे तुम घर कह सकती हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में रिबेल किया। अपने हमसे बाइकरान से कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जिंदगी इससे खतरे में पड़ सकती है। बाइकरान कह रही होती कि कौन सी जिंदगी, वैसे भी मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे सबसे पहले इन लोगों की यहाँ पर ये सारी बातें सुननी है, नर्क जैसी जिंदगी जीनी है और उसके बाद मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये लोग मेरी पॉलिटिकल मैरिज करा देंगे किसी ऐसे से जो कि इनके सेक्ट को थोड़ा फायदा पहुंचा सकता है। इन बातों को सुन के जो गायों होता है वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, चलो ये तय रहा। जैसे यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाता है मैं तुम्हें अपने साथ में यहाँ पर अपना जो विलेज है वहां पर ले जाऊंगा, वहां पर तुम अच्छे से अपनी जो यहाँ पर मन चाही जिंदगी है उसे जी सकती हो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो जॉबिंग की तरफ बढ़ता है एंड जॉबिंग मन में सोच रही होती कि नहीं मैं यहाँ पर इसे खुद को हिप्नोटाइज नहीं करने दे सकती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दे सकती हूँ। लेकिन अपना एमसी उसके पास में आता है और कहता है कि चलो यहाँ पर तुम्हें इविल स्पिरिट फ्रेग्रेंस को दिया जाए एंड जो जॉबिंग होती है वो बार बार के लिए इसके लिए मना कर रही होती है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें पिंगचुआन सिटी बाउजिन डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर जो बाउजिन सेक्ट है उसकी मेन ब्रांच यानी जनरल असेंबली है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक कैरेज का सारथी बनकर आया होता है। उस कैरेज के अंदर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जॉबिंग होती है और अपना एमसी मेन एंट्रेंस पर जाकर जनरल असेंबली के गार्ड्स को कह रहा होता है कि वेल अंदर जॉबिंग बैठी है और हमें यहाँ पर जनरल असेंबली के अंदर जाना है, तो जल्दी से यहाँ पर जो रास्ता है उसे ओपन करो। गार्ड कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर जो लीडर जॉबिंग है उन्होंने ये वाला कैरेज कब ले लिया। तो अपना हमसे कहता है कि हाल फिलहाल में ये एक ऐसा कैरेज है जो कि काफी रॉयल है एंड इसे जो फायर ओक्स है वो यहाँ पर खींचते हैं। तो इन बातों को सुन के वो गार्ड कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो कह रहा होता है कि वैसे मुझे कैरेज के अंदर देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पर कैरेज के अंदर लोड ही है या फिर कोई और है। तो इस बात को सुनकर अपना एमसी थोड़ा यहाँ पर सीरियस हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो भूल गया था, मुझे ये चीज़ भी ट्राई करनी है। इतना कहते वो अपने एमसी के सामने एक मिरर करता है। तो बेसिकली एक मिरर है जिससे कि यहाँ पर ये चेक किया जा सकता है कि सामने वाले ने कोई रूप बदलने वाली टेक्निक को यहाँ पर यूज करके रखा है या फिर नहीं करके रखा है, यानी इस मिरर के अंदर किसी का भी एक्चुअल चेहरा दिखाई देता है। तो वो यहाँ
यहाँ पर जो मिरर होता है वो अपने एमसी के सामने किया जाता है और अपने एमसी का जो चेहरा होता है वो रियली दिखाई देता है। इस चीज़ से वो गार्ड कंफर्म हो जाता है कि अपने एमसी ने कोई रूप नहीं बदल के रखा है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा यहाँ पर चेक कर लिया, मुझे कैरेज के अंदर जाना होगा। तभी हम देखते हैं कैरेज के अंदर से कोई बाहर निकलता है और वो बाइक रन होती है एंड वो कह रही होती है कि जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है एंड यहाँ पर जो पॉइजनस लैंड के अंदर मार्शल आर्टिस्ट गए हैं उन सारी चीज़ों को लेकर, तो क्यों ना तुम इस बार उन्हें ऐसे ही जाने दो बिना चेक किए हुए। अब बाइकरान को देखकर जो गार्ड होता है वो थोड़ा सा फिसल जाता है एंड कह रहा होता है कि लेडी बाइकरान। यहाँ पर जो बाइकरान होती है वो कह रही होती है कि जैसे कि मैंने कहा, क्या तुम हमें बिना चेक किए हुए अंदर नहीं जाने दे सकते हो। गार्ड कह रहा होता है कि वेल अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पर आपको जाने तो दे सकता हूँ, लेकिन ये सच में काफ़ी गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ यहाँ पर आप मेरे को बस एक बार के लिए देखने दीजिए, मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इतना कहते वो यहाँ पर आना कैरेज का दरवाज़ा ओपन करता है एंड सामने की तरफ देखता है, तो सामने की तरफ और कोई नहीं बल्कि जॉबिंग बेटी होती है जो कि घूर के उसी की तरफ देख रही होती है। इस चीज़ से उस गार्ड की भी फट जाती है, मन में सोच रहा होता है कि ये अपने मदर की तरह ही है जो कि बाउजियान सेक्ट की लीडर है, ये सच में काफी ज्यादा फियर्स है। फिर वो सोच रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर वो चीज को करना ही होगा एंड वो जॉबिंग से कहता है कि वेल मुझे 1 मिनट दीजिए एंड इतना कहते वो अपने यहाँ पर जो मिरर होता है उसे यहाँ पर जॉबिंग के सामने करता है ताकि देख सके कि वो रियल में जॉबिंग है या फिर कोई और है उसका रूप लेकर, लेकिन वो जॉबिंग ही होती है एंड जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है हमने चेक कर लिया है, आप लोग अंदर जा सकते हो। और इस तरीके से अपने एमसी एंड जॉबिंग को यहाँ पर एंट्री मिल जाती है जनरल असेंबली के अंदर। अब जनरल असेंबली के अंदर आने के बाद में जो अपना एमसी होता है वो जनरल असेंबली को अपने सुपर सेंस से चेक करने लगता है कि यहाँ पर आखिर कौन कौन और कितने रेलम के कल्टीवेटर्स हैं। तो अपने एमसी को पता चलता है अपने सुपर सेंस से कि यहाँ पर है ना जो जनरल असेंबली है उसके अंदर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक लेवल का एक बंदा है, यानी एक कल्टीवेटर है, और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी खास कल्टीवेटर नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर है ना दरवाजे को बजाता है एंड कह रहा होता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो। जॉबिंग जहाँ पर बैठी होती है वो खड़ी हो जाती है एंड जो सीट पर वो बैठी थी उस सीट के यहाँ पर खुलने की आवाज़ होती है और हम देखते हैं यहाँ पर उस सीट के अंदर से कोई नहीं बल्कि ग्वायोंग, पॉइजन मोनार्च और डेमन मोनार्च बाहर निकलते हैं। ग्वायोंग कह रहा होता है कि थैंकफुली हम लोग यहाँ पर है ना सेफली आ चुके हैं। पॉइजन मोनार्च ग्वायोंग से पूछ रहा होता है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो इन बातों को सुन के ग्वायोंग कह रहा होता है कि नहीं मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। पॉइजन मोनार्च डेमन मोनार्च की तरफ देखता है और हंसने लगता है। डेमन मोनार्च को कुछ भी समझ में नहीं आता। पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ इस तरीके से बैठे हुए देखूंगा, सच में ये जो चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। डेमन मोनार्च कह रहा होता है कि वेल ये सब कुछ मिशन के लिए था, वैसे तुम भी तो उसी तरीके से बैठे थे ना, मैं जानता हूँ कि तुम जो सीजियोंग उसकी कितनी ज़्यादा परवाह करते हो, तुम तो इवन उसके लिए रोने भी लगे थे, तुम्हें याद है। पॉइजन मोनार्च कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अपनी बकवास करना बंद करो। फिर जो डेमन मोनार्च होता है वो कह रहा होता है कि वेल हम उन लोगों को यहाँ पर आना जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर जो सीजियोंग है उसको यहाँ पर आना किडनैप किया था एंड उसका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल किया था, हम उन सभी लोगों को खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो ग्वायोंग होता है मन में सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को सच में होल्ड करके रखे हैं एंड वो यहाँ पर सीजियोंग के बारे में सोचने लगता है जिससे उसकी आंखें नम हो जाती है। फिर यहाँ पर जो बाइकरान होती है वो कह रही होती है कि हम लोग जल्दी जो जनरल असेंबली उसके अंदर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो ग्वायोंग होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स एंड वो मन में सोच रहा होता है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा और वेट करो सीजियोंग, हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल असेंबली होता है उसका जो प्रिजन वाला एरिया होता है उसके अंदर वो लोग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक और गार्ड रोकता है। अपना हमसे कह रहा होता है कि जो जॉबिंग है जो लोड है वो अंदर बैठे हुए हैं एंड हम लोग अंदर जाकर कोई काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जॉबिंग का नाम सुनकर वो गार्ड काफ़ी हैरान होता है और कहते हैं कि क्या सच में वो अंदर बैठी है। अब इस बात को सुनकर जो जॉबिंग होती है वो बाहर निकलती है और कह रही होती है कि हाँ मुझे अंदर जाना है और वो सीजोंग नाम के लड़के से मिलना है। तो यहाँ पर जो गार्ड होता है वो भी कह रहा होता है कि वेल हम आपको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, उसे अंडर स्पेशल सुपरविजन के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर जॉबिंग कह रही होती है कि अगर मैं मिलना चाहूँ तो भी क्या यहाँ पर मैं उससे नहीं मिल सकती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रिजनर का जेलर होता है वो वहाँ पर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि लौट जाओ, मुझे यहाँ पर नोटिफाई नहीं किया गया था कि आप यहाँ पर आने वाली हो, आखिर आपका यहाँ पर क्या काम है। जॉबिंग कह रही होती है कि मिस्टर चियोन मैंने यहाँ पर एक लोकेशन को फाउंड किया और उसके बारे में मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मुझे लगता है उस चीचोंग नाम के लड़के से मिल सकती है। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो चियोन होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को आपको यहाँ पर उस लड़के से मिलने देने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको उस लड़के से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। जॉबिंग कहती है कि वेल उसके बारे में मैं यहाँ पर खुद देख लूंगी। तो यहाँ पर जो चियोन होता है वो बता रहा होता है कि वेल मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जॉबिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कब यहाँ पर क्विट कर देना चाहिए। जॉबिंग कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो चियोन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ वो जो सीजियोंग वो पूरी तरीके से होपलेस है, क्योंकि उसकी बॉडी और जो उसका माइंड है उसे इस कदर तक यहाँ पर तोड़ दिया गया है कि अब वो वापस से रिपेयर नहीं किया जा सकता। और
अब इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर कैरेज के अंदर बैठे हुए पॉइजन मोनार्च एंड यहाँ पर डेमन मोनार्च को, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड यहाँ पर जो पॉइजन मोनार्च होता है वो तो आपे से बाहर हो जाता है एंड कह रहा होता है कि मैं इस चियो नाम के इंसान को मार डालूंगा। इतना कहते वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन जो डेमन मोनार्च होता है उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर जो ग्वांग योंग होता है वो भी कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर जो प्लान उसे फॉलो करना होगा, तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो। हम उसकी आंखें देख पाते हैं और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जॉबिंग को, जो कि कह रही होती है कि वेल मैं हुइजिंग से यहाँ पर आई हूँ तो मैं उसे देखे बिना तो वापस नहीं जा सकती हूँ, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, मुझे यहाँ पर उसे खुद से देखना है। चियोन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। अब यहाँ पर जो जॉबिंग होती है वो अपने अमसी से कह रही होती है कि मुझे फॉलो करो। अपना अमसी भी कहता है कि यस मैडम, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। अंदर जाते हुए अपना हमसे मन में सोच रहा होता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और वेट करो सीजोंग, हम तुम्हें जल्दी ही बचा लेंगे। वहीं हमें सीजोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी जेल में बैठा होता है एंड उसकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। सो फिर यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो जॉबिंग के पीछे पीछे चलने लगता है ताकि वो उस सेल तक पहुँच सके जिसके अंदर सीजोंग को कैद किया गया है। अब यहाँ पर है ना सेल की मतलब जो बहुत सारी सेल्स होते हैं उन्हें देखकर अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि वेल इनका जो प्रिजन है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर जो एक गार्ड होता है वो यहाँ पर उन्हें एक दरवाजे के पास में लेकर आता है और कहता है कि वेल आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। एंड इतना कहते हुए वो यहाँ पर उस दरवाजे को ओपन कर देता है। उसके नीचे एक अंडरग्राउंड टनल होती है एंड उसके थ्रू वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चीज़ों को कैद किया गया होता है। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो अपना हमसी अपनी समाधि फायर को एक्टिवेट करता है ताकि वो आगे की तरफ देख सके कि आखिर यहाँ पर कौन है। एंड हम देखते हैं अपने हमसी को चीज़ों दिखाई दे जाता है एंड उसे कह रहा होता है कि वेल हम लोग यहाँ पर वैली ऑफ डिसेंडेंट से आए हैं ताकि हम लोग तुमको यहाँ पर बचा सकें। सीजियोंग मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। इतना कहते हुए अपना हमसी उसके सामने जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सही हो। उसको देखकर अपना हमसी में सोच रहा होता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर वाउंड्स के अंदर कवर्ड है। फिर अपने हमसी की नज़र पड़ती है यहाँ पर जो सीजियोंग होता है उसके लेफ्ट हार्ट की तरफ, जहाँ पर उसकी 3 उंगलियां गायब होती है। अपना हमसी में सोच रहा होता है कि इन उंगलियों को यहाँ पर है ना किसी ब्लेड से नहीं काटा गया है। इसे देखने से पता चल रहा है कि इन यहाँ पर उंगलियों को चबाया गया है। मुझे लगता है कि जब सीजियोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था तो उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए इसने अपनी ही उंगलियों को काटना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से इसने यहाँ पर अपनी ही उंगलियों को मतलब खा लिया, वो भी 3। अब यहाँ पर अपना हमसी उस पेन को इमेजिन करके यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि वेल मुझे इसे कैसे भी के पहले रिकवर करना होगा। एंड ये सोचते हुए अपना हमसी यहाँ पर वो एल्डर होता है ना जिसने अपने हमसी को वो ब्रेसलेट दिया था, उसकी दी हुई एक पिल को निकालता है जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है और उस पिल को यहाँ पर वो सीजियोंग को दे देता है ताकि यहाँ पर जो सीजियोंग है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके। इधर अपना हमसी यहाँ पर एक और चीज को मतलब उसकी बॉडी के ऊपर रब करता है ताकि यहाँ पर है ना उसकी जो बॉडी के यहाँ पर जो वाउंड्स हैं वो भी यहाँ पर है ना थोड़े सही हो जाए। तो इस तरीके से अपना हमसी यहाँ पर है ना उसे थोड़ा बहुत रिकवर करके उसे यहाँ पर उठा लेता है एंड कह रहा होता है कि चलो ऑपरेशन को स्टार्ट करो। इन बातों को सुन के जॉबिंग कह रही होती है कि ठीक है मैं ऑपरेशन को स्टार्ट करती हूँ। एंड वो यहाँ पर गार्ड से कह रही होती है कि हमारा काम हो गया है, जल्दी से दरवाजे को ओपन करो। अब जो गार्ड होता है मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर ये मेरे को क्यों कह रही है यहाँ पर दरवाजे को ओपन करने के लिए, आखिर ये खुद भी तो अंदर से ओपन कर सकती है ना। लेकिन ये बड़े लोगों के नखरे भी ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। इतना कहते हुए वो यहाँ पर रूम के पास में जाता है ताकि उस दरवाजे को ओपन कर सके, लेकिन हम देखते हैं दरवाजे के अंदर से 3 शॉट बाहर की तरफ निकलती है जो कि उसकी बॉडी को पियर्स करते हुए आर पार हो जाती है। अपना हमसी उसे थ्रेड से पकड़ता है एंड उसे साइड में फेंक देता है और कहता है कि वेल तुम्हें यहाँ पर ना अपनी मौत के बाद में भी नीचे पड़ने का साउंड नहीं करना चाहिए। एंड इतना कहते हुए अब अपना हमसी आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड सोच रहा होता है कि मैं अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जॉबिंग से कह रहा होता है कि वेल आगे का जो वे है यहाँ पर तुम लीड करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चियोन आ जाता है एंड यहाँ पर वो जॉबिंग को देखकर कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। इतना कहते वो जो पीछे की तरफ देखता है तो उसे अपना हमसी भी नोटिस होता है जो कि जॉबिंग के पीछे होता है और उसने यहाँ पर चीजों को उठा के रखा होता है। और इस चीज को देखकर जो यहाँ पर मतलब चियोन होता है वो कह रहा होता है कि जॉबिंग मुझे लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा यहाँ पर दूर जा रही हो, भले ही तुम यहाँ पर सेक्ट लीडर की डॉटर हो लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें प्राइस पे करना होगा। एंड इतना कहते वो अपने वेपन्स को निकाल लेता है और फिर वो अपने एमसी से भी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो अपना एमसी उसके क्वेश्चन को इग्नोर करता है एंड कह रहा होता है कि मेरे पास में तुम्हें लेकर एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि आखिर क्या ये जो टावर है वो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है। तो इस बात को सुन के चियोन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे यहाँ पर बहुत सारे बग्स की आवाज आनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर कोई ओनिबल की डेमन मोनार्च आ चुका होता है जो कि यहाँ पर अपने सभी के सभी बग से इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर जो चियोन एंड जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर अपने स्पिरिट बैरियर को ऑन करते हैं ताकि वो इन सभी चीजों से यहाँ पर बच सकें, लेकिन उनके
स्पीड बैरियर को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो डेमन मोनार्च होता है वो यहाँ पर है ना एसिड पॉइजन को यूज करता है, जिससे कि उनका ये जो बैरियर होता है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर जो बग्स होते हैं वो यहाँ पर सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर अपने एमसी को ये अपॉर्चुनिटी लगती है एंड वो वहां से एस्केप करना स्टार्ट कर देता है। वो जाते हुए डेमन मोनार्च से कह रहा होता है कि इन सभी लोगों को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। डेमन मोनार्च कहता है कि ये कोई बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी मेन गेट के ऊपर आ जाता है एंड जो बाइक रन होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि इस रास्ते से। एंड हम देखते हैं बाहर की तरफ, यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ग्वायोंग खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है कि आखिर सब कुछ कैसा रहा। यहाँ पर अपना एमसी कह रहा होता है कि मैं उसे लेकर आ गया। इतना कहते हुए अपना एमसी यहाँ पर शीशियों को ग्वायोंग के हवाले कर देता है एंड कह रहा होता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इन बातों को सुनकर ग्वायोंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड वो शीशियों की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा खतरनाक ब्लडलेस यहाँ पर रिलीज हो रही होती है, जिसे हर कोई महसूस कर पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो शीचोंग होता है उसे कैरेज के अंदर लाया जाता है एंड यहाँ पर जो ग्वायोंग होता है वो यहाँ पर बाइकरान से कह रहा होता है कि प्लीज शीचोंग की अच्छे से केयर करना, मैं उसे तुम्हारे पास में छोड़ के जा रहा हूँ। बाइकरान कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगी। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो डेमन मोनार्च होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है एंड कह रहा होता है कि मैंने अंदर सब कुछ संभाल लिया। अपना हमसे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं एंड आगे की तरफ कोई और नहीं बल्कि पॉइजन मोनार्च, डेमन मोनार्च एंड ग्वायोंग होते हैं। वो यहाँ पर है ना एक तरीके से कैरियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाहरी किसी भी अटैक से। एंड हम देखते हैं इसी तरीके से वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड अपने हमसे को लग रहा होता है कि वेल अब वो बिना किसी परेशानी के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी अपने एमसी को कुछ अजीब सा महसूस होता है एंड हम देखते हैं वहां पर कोई और नहीं बल्कि बाउजियन सेक्ट की लीडर आती है एंड कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि आज हमसे मिलने के लिए इतने सारे मेहमान आएंगे, क्या हम लोगों को थोड़ी सी बातें करनी चाहिए। फिर वो कहती है कि वेल मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन लेट दे रही हूँ। मैं हूँ जियान जीलान और बाउजियन सेक्ट की लीडर। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आज जो यहाँ पर वैली के डिसेंडेंट्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। इधर अपना एमसी तो मन में सोच रहा होता है कि एक डिवाइन फायर लेवल की कल्टीवेटर है। वैसे हमने सीरीज के अंदर दूसरी बार यहाँ पर डिवाइन फायर रेलम के एक कल्टीवेटर को देखा है। फर्स्ट टाइम तो वही था ना जिससे अपने एमसी को वो फ्रोस्ट फ्लोवर एंड वो फ्रोस्ट पिल मिली थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जिलान होती है वो यहाँ पर है ना सबसे पहले जो जियोमिंग होती है उसकी बॉडी को अपने पास में लेकर आती है एंड कह रही होती है कि जियोमिंग तुम बहुत ही ज्यादा इडियट हो जो कि तुम ऐसे लोगों से यहाँ पर कंट्रोल हो गई। एंड फिर हम देखते हैं वो जो एविल स्पिरिट फ्रेग्रेंस का जो भी असर होता है जियोमिंग के ऊपर उसे खत्म कर देती है एंड जिसे वो ऐसा करती है जियोमिंग अपने होश में आ जाती है और सामने यहाँ पर जिलान को देखकर कहती है कि मदर। अब जिलान जैसे सुनती है कि जियोमिंग ने उसे मदर बोला है वो यहाँ पर उसको घूर कर देखने लगती है। जियोमिंग कह रही होती है कि मेरा मतलब सेक्ट लीडर, मैं यहाँ पर जो वैली के डिसेंडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। इन बातों को सुनकर जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि तुम इन्हें यहाँ पर नहीं लेकर आई हो बल्कि वो यहाँ पर तुम्हें लेकर आए हैं। चलो मैं इस सिचुएशन से अभी डील करती हूँ एंड यहाँ पर मैं तुमसे तो बाद में डील करूंगी, इसलिए तुम पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। जियोमिंग इस बात के लिए एग्री करती है। फिर यहाँ पर अपना जो हमसे होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर जो जिलान है वो इधर को आ जाएगी। अब मेरे पास में ऐसे भी कोई ट्रम्प कार्ड्स नहीं है जिससे कि मैं एक डिवाइन फायर रेलम के कल्टीवेटर का सामना कर सकूं। यहाँ पर हम ग्वायोंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पर जो पॉइजनस लैंड है उसका लीडर हूँ एंड मुझे यहाँ पर टू फेस मोनार्च के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ पर अपने सन को छुड़ाने के लिए आया था जिसको तुम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर करके रखा था। मैं यहाँ पर तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा अगर तुम मेरे रास्तों से हट जाती हो। जिलान कह रही होती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर चीफ हो यहाँ पर पॉइजनस लैंड के, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे जो बेटे हैं उनको यहाँ पर फ्री में तुम्हें ले जाने के लिए नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ में एक डील बनाते हो तो शायद मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दे सकती हूँ। तुम यहाँ पर है ना अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करा दो और अगर तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर है ना जो तुम्हारा विलेज है यानी जो तुम्हारा पॉइजनस लैंड है वो यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के अंडर में आ जाएगा। क्या सोचते हो इसके बारे में? ये इतना भी ज्यादा यहाँ पर बुरा साउंड नहीं कर रहा है। ग्वायोंग कह रहा होता है कि मैं इसके लिए डिक्लाइन करता हूँ। इस बात को सुन के जिलान कह रही होती है कि तब तो ये काफी बुरा है टू फेस्ड मोनार्च, वैसे तुम्हारे पास में कोई दो फेस नहीं है तो आखिर तुम्हें वो दूसरा नाम क्यों दिया गया है यानी टू फेस्ड मोनार्च का नाम क्यों दिया गया है? मुझे लगता है कि ये तुम्हारे मास्क से रिलेटेड है। जब तुम उस मास्क को पहन लेते हो तो सही से यहाँ पर तुम्हारा जो फेस है वो दूसरा हो जाता है। मैंने सही कहा ना? चलो ठीक है, अब तुम वो जो मास्क है वो मुझे यहाँ पर हैंड ओवर कर दो एंड तुम यहाँ से जा सकते हो। ग्वायोंग कह रहा होता है कि वेल मैं इस ऑफर को भी मना करता हूँ। इन बातों को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं फोर्सफुली यहाँ पर तुमसे वो जो मास्क है उसे ले लूंगी। एंड इतना कहते हुए वो यहाँ पर अपने फ्रोस्ट की से जो यहाँ पर अपना
गोयांग होता है उसके ऊपर अटैक कर देती है। हाँ, तो यहाँ पर जो जिलान है उसके पास में फ्रोस्ट की पावर है, और यहाँ पर फ्रोस्ट की पावर को देखकर जो डेमन मोनार्च होता है वो भी काफी हैरान होता है। यहाँ पर हम गोयांग को देखते हैं जो कि उसके अटैक को पहले तो यहाँ पर डोज करता है, एंड यहाँ पर जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि तुम भले ही कितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम यहाँ पर एक सुप्रीम बिंग रेलम की कल्टीवेटर हो, जबकि मैं एक डिवाइन फायर रेलम की कल्टीवेटर हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने कभी भी यहाँ पर टिक सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो गोयांग होता है वो अपने मास्क को पहन लेता है एंड उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। अब जो जिलान होती है वो इस चीज को देखकर कहती है कि ओ, तुमने मेरे लिए यहाँ पर अपने उस मास्क को पहना है, मुझे लगता है कि वेल मुझे तुम्हें इसके लिए यहाँ पर थैंक्स करना चाहिए। वैसे भी ये जो मास्क है वो यहाँ पर मैं जल्दी ही अपने लिए लेने वाली हूँ। इतना कहते वो अपने बहुत सारे अटैक यहाँ पर जो गोयांग होता है उसकी तरफ करती है, एंड यहाँ पर जो अटैक होते हैं वो गोयांग को आकर लगने लगते हैं, एंड इस चीज को देखकर अपना एमसीयू से वॉर्न करता है। लेकिन हम देखते हैं गोयांग को जो कि हंसने लगता है एंड कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इतनी देर तक माइटी एंड हाई एक्ट कर रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने इन छोटे मोटे आइस क्यूब की वजह से। मैं तो यहाँ पर तुम्हें जलाकर पूरी तरीके से राख कर दूंगा। अपना एमसीयू में सोच रहा होता है कि आखिर जो गोयांग है उनकी पर्सनैलिटी के साथ में क्या हुआ है, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव कब बन गए। यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों के लिए यहाँ पर नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो गोयांग होता है वो यहाँ पर अपनी फ्लेम्स को रिलीज करने लगता है एंड उन्हीं फ्लेम्स से सामने की तरफ जिलान के ऊपर अटैक कर देता है। जिलान कह रही होती है कि तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो, एंड इतना कहते वो वापस अटैक करती है। लेकिन इस बार हम देखते हैं गोयांग का अटैक जिलान के अटैक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, एंड इस चीज से अपना एमसी काफी हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो गोयांग है वो तो सुप्रीम बिंग रेलम का कल्टीवेटर है, जबकि जो जिलान है वो डिवाइन फायर रेलम की कल्टीवेटर है। अब हम देखते हैं दोनों के अटैक को टकराने की वजह से वहां पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं, एंड अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल अगर हम सभी ने मिलकर अटैक नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। पॉइजन मोनार्च कह रहे होते हैं कि अभी हम इस स्टेट के अंदर नहीं है कि हम यहाँ पर जो जिलान है उसके ऊपर मिलकर अटैक कर सकें। फिर अपना एमसी उस मास्क के बारे में पूछता है कि आखिर वो मास्क कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसके यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन बातों को सुन के जो पॉइजन मोनार्च होता है वो कहता है कि वेल इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताएं वो तो तुम्हें जॉबिंग ने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं यानी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर तुम इस मास्क को पहने रहते हो तो तुम्हें तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होने लगती है, और यहाँ पर एक टाइम लिमिट के बाद में भी तुम इस मास्क को यहाँ पर नहीं उतारते हो तो फिर तुम पूरी तरीके से फेंट हो जाओगे या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस वुमेन के सामने यहाँ पर इतना जल्दी जीता जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर जो गोयांग उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा इस वुमेन को यहाँ पर हराने में या फिर थोड़ा बहुत टाइम बाय करने में, और उतने में तो यहाँ पर जो गोयांग उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। एंड अपना एमसी भी ये वाली बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इधर हम देखते हैं गोयांग को जो कि कह रहा होता है कि वेल आखिर तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुम इतने ही अटैक करने वाली हो। यहाँ पर जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर इस मास्क के फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस मास्क को यहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है, तुम मेरे को बस छोटी मोटी फोर्स यहाँ पर पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितनी देर तक ऐसा कर सकते हो। तो इन बातों को सुन के गोयांग कहता है कि यह पूरी तरीके से झूठ है, मेरे पास में अभी काफी एनर्जी है एंड मैं उस एनर्जी से तुम्हारे अगेंस्ट में यहाँ पर जी सकता हूँ। मैंने अभी तक तो यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं किया और तुम देखो किस चीजों के बारे में बात कर रही हो, वो तुम हो जो कि पीछे की तरफ हट रही हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो क्यों ना तुम मुझे पीछे हटाकर दिखाओ। तो इन बातों से जिलान को थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो कह रही होती है कि अच्छा जी ऐसी बात है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना गोयांग होता है वो कह रहा होता है कि वेल अगर तुम मुझे यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को नहीं दिखाने वाली हो तो मैं तुम्हें अपनी टेक्निक्स को दिखाऊंगा। एंड इतना कहते हुए वो यहाँ पर जिलान की तरफ अटैक कर देता है। जिलान कह रही होती कि ओह तुम्हारे पास में अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है, एंड इस तरीके से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो जिलान होती है वो हंसते हुए कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि अब मुझे इन चीजों को एंड करना होगा। इतना कहते हुए वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करती है और कह रही होती है कि वेल इसको तुम ब्लॉक करके दिखाओ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उस टेक्निक को देखकर डेमन मोनार्च एंड जो पॉइजन मोनार्च होते हैं वो चिल्लाकर गोयांग को सावधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर वो जो अटैक होता है वो गोयांग को लग चुका होता है। इधर अपना एमसी भी गोयांग के लिए परेशान होता है, लेकिन हम देखते हैं धुआं हटता है एंड जो गोयांग होता है वो कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगा था मैं ऐसी चीप ट्रिक्स के लिए यहाँ पर फंस जाऊंगा या फिर तुम मुझे इन चीप ट्रिक्स से हरा सकते हो। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि अच्छा जी ऐसी बात है। वहीं जो अपना एमसी होता है वो गोयांग के स्पिरिट बैरियर को देखने लगता है एंड उसके स्पिरिट बैरियर को देखकर वो काफी हैरान होता है एंड कह रहा होता है कि सर अपने स्पिरिट बैरियर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आइस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपके स्पिरिट बैरियर को जमा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से आइस में आपको जकड़ लेगी और आप यहीं पर कैद हो जाओगे। फिर अपना एमसी सोचता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पर जो मतलब गोयांग उसे बचाना होगा, क्योंकि अगर मैंने गोयांग को नहीं बचाया तो हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बचेंगे। ये सोचते हुए अपना एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब पॉइजन मोनार्च भी कह रहा
रहा होता है कि वेल गुआयोंग ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इधर अपना अमसी मन में सोच रहा होता है कि हर एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी भी टाइप की स्ट्रेटेजी का यूज़ करना होगा एंड यहाँ पर है ना इसको पूरी तरीके से फ्रीज होने से रोकना होगा। ये सोचते हैं अपने अमसी को फर्स्ट फ्लोर की याद आती है। अपना अमसी उसे निकालता है एंड सोच रहा होता है कि लोहे को जिस तरीके से लोहा ही काट सकती है उसी तरीके से फ्रोस्ट की को फ्रोस्ट की ही काट सकती है। ये सोचते हुए यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो फ्रोस्ट की फ्लोर का यूज करता है एंड उसके अंदर से एक लेजर बीम अटैक करता है। अब यहाँ पर अपने अमसी के ये वाला अटैक को देखकर जो पॉइजन मोनार्च हैं, जो डेमन मोनार्च होते हैं, इवन जो जियोबिंग होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी का जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इससे तो यहाँ पर जो जिलान होती है वो भी काफी हैरान होती है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो मतलब आइस होती है जो कि गुआयों को फ्रीज कर रही थी वो हटने लगती है। फिर जो जिलान होती है वो अपने अमसी के ऊपर अटैक करके उसे पीछे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं पॉइजन मोनार्च एंड डेमन मोनार्च को जो कि अपने अमसी के सामने कवर बना लेते हैं एंड कह रहे होते हैं कि तुम जाओ एंड जो गुआयों को उसकी मदद करो। एंड यहाँ पर है ना जो अपना अमसी होता है उन दोनों को थैंक्स बोलता है एंड सीधा चला जाता है गुआयों के पास में और कह रहा होता है कि सर प्लीज आप इस फ्लोवर का यूज कीजिए, ये आपकी यहाँ पर सच में काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस बैटल को जीतने में। अब यहाँ पर अपना अमसी जैसे उस फ्लोवर को देता है गुआयों को, उसे देखकर गुआयों पहचान जाता है और कहता है कि ये तो एक फ्रोस्ट फ्लोवर है, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, आखिर तुम्हें ये कैसे मिला? अब जबकि ये फ्लोवर मेरे पास में है तो मैं इस लड़की से आसानी से जीत जाऊंगा। जो जिलान होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे जैसे इंसेक्ट मेरे सामने कभी नहीं जीत पाएंगे और अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। इतना कहते वो काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर गुआयों के वो ही देख रही होती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है। उसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, सभी लोगों को यहाँ पर तकलीफ होने लगती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं गुआयों को जो कि कह रहा होता है कि बीच अपना मुंह बंद रखो एंड मुझसे यहाँ पर फाइट करो। इतना कहते वो अपनी फ्लेम्स का यूज करता है एंड सामने की तरफ अटैक कर देता है। जो जिलान होती है वो सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे जो आइस अटैक है वो यहाँ पर इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद में जो यहाँ पर जिलान होती है उसके गाल पर एक कट आ चुका होता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। अब यहाँ पर गुआयोंग उसे कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में अभी तक नहीं पता चला ये जो फ्लोवर है वो कोई नॉर्मल फ्लोवर नहीं है बल्कि ये भी एक ट्रेजर है जो कि हाई एंशिएंट एरा से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा फ्लोवर है जिसके अंदर प्योर आइस एलिमेंट है और तुम अगर एक आइस एलिमेंट कल्टीवेटर हो तो तुम इसके सामने कभी भी नहीं जी सकती हो अगर ये मेरे हाथों के अंदर है तो। अब इन बातों को सुन के जेलेना मन में सोच रही होती है, आई मीन जो भी इसका नाम हो, कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। मुझे लगता है कि इस फ्लोवर की वजह से मैं डिसएडवांटेज के अंदर आ चुकी हूँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर इन लोगों को खत्म करने वाली थी लेकिन इस फ्लोवर की वजह से अब मुझे यहाँ पर पीछे की तरफ हटना पड़ रहा है। एंड वो हंसते हुए कह रही होती है कि चलो ठीक है इस बार के लिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गुआयोंग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम अब गिव अप कर रही हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा डरी हुई हो। वैसे भी मुझे भी यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा डल फाइट की वजह से बोरिंग महसूस हो रहा था। एनीवे हम लोग आगे आगे वापस यहाँ पर फाइट करने वाले हैं तो यहाँ पर अपने आप को तैयार कर लेना। तो जिलान कह रही होती है कि वेल मैं तो यहाँ पर खुद को तैयार कर लूंगी लेकिन तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर्स की मदद ले रहे हो जबकि तुम्हारे पास में ऐसा कोई भी दम नहीं है, यानी तुम्हारे पास में हिम्मत नहीं है कि तुम मेरा बिना किसी ट्रेजर के सामना करो। गुआयोंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ऐसे ही ठीक। और फिर यहाँ पर जो जियान होती है वो कह रही होती है अपनी जॉबिंग से कि मुझे यहाँ से जाना होगा एंड जॉबिंग कह रही होती है कि हम लोग इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, हम लोगों को तो उन्हें पकड़ना चाहिए था ना। जियान कह रही होती है कि हम लोग इन्हें वापस से पकड़ लेंगे, वैसे भी ये पॉइजनस लैंड को कहीं पर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं तो हम लोग अगर वहां पर चेक करते हैं तो ये हमें वहीं पर मिल जाएंगे। ये पिंजरे के अंदर कैद एकदम चूहे के जैसे हो गए हैं जिनके पास में रास्ता है भागने का लेकिन फिर भी ये लोग नहीं भाग रहे हैं। और बात रही उस लड़की की जिसने उस फ्रोस्ट फ्लोर को दिया था तो वो भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरेगा। अपना अमसी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो गायों के पास में बैठा होता है एंड जैसे ही जो गायों होता है वो अपना मास्क उतारता है हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है एंड कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस स्टेट के अंदर में भी मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। फिर वो अपने एमसी को यहाँ पर जो मास्क होता है उसके बारे में बताने लगता है कि जो मास्क है वो यहाँ पर किसी ऐसे कल्टीवेटर का जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था। सो यहाँ पर वो जो कल्टीवेटर है वो मेरी बॉडी के अंदर आ जाता है जब मैं इस मास्क को कैरी करता हूँ। यहाँ पर है ना मेरी जो हरकतें होती हैं वो सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अजीब सी हो जाती है। सो प्लीज़ इसके बारे में यहाँ पर तुम मत ज़्यादा सोचना। एंड वैसे भी यहाँ पर मैं अपनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की यहाँ पर कमी की वजह से जल्दी यहाँ पर जो मेरा बेटा सीचोंग उसे राजा बनाना चाहता था लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर तो थोड़ा अभी और टाइम लगेगा। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें बताती है नरेशन वॉइस कि बाइग्रान के ट्रीटमेंट की वजह से जो चियोचियोंग वो यहाँ पर जल्दी जल्दी ठीक होने लगा और उनकी फैमिली का एक अच्छा रीयूनियन हो गया। इधर जो अपना अमसी वही हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर देख रहा होता है एंड उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि वेल आज तक उसके कितने दुश्मन बने और कितने ज्यादा यहाँ पर दोस्त बने। अब ऐसा करता हुआ अपने अमसी आगे जा ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं अपने अमसी को यहाँ पर पीछे से कोई आवाज देता है। ये कोई और नहीं होता बल्कि हम पर अपनी बिग वांग होती है एंड उसका फादर गुआयोंग होता है। यहाँ पर अपना अमसी कह रहा होता है कि वेल आखिर तुम लोगों को अब क्या चाहिए। तो बिग वांग
भाग अपने एमसी से कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि वेल मैं किसी काम पर जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो गुआयोंग होता है वो बिग वाक से कह रहा होता है कि इसे जाने दो। फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें ये फैमिली के मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि सीनियर सिस्टम मिंग होती है। वो कहती है कि आज की रात तो यहाँ पर जो फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई हाथ जाता है खिड़की पर और कहता है कि सीनियर सिस्टर। और जैसे यहाँ पर ये वाला नाम मिंग सुनती है वो काफ़ी हैरान होती है। एंड वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर अपना एमसी होता है जो कि कह रहा होता है कि तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड अपना एमसी से भी ये भी बोल रहा होता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही हो एंड तुम्हारा जो कल्टिवेशन लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपनी मिंग होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि वेल यहाँ पर मैं हमेशा वर्ष के लिए प्रिपेयर रहती हूँ। एंड वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मेरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये बताओ जो पॉइजनस लैंड है वहाँ पर तुम्हारा मिशन कैसा रहा। तो अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल वो काफ़ी अच्छा ही रहा था एंड अभी मुझे यहाँ पर एक दूसरे मिशन में जाना होगा। तो इस बात को सुन के यहाँ पर जो अपनी मिंग होती है वो कह रही होती है कि अब तुम कौन से मिशन पर जाने वाले हो। अपना हमसे कहता है कि वेल मैं इसके बारे में शायद तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। ये वाली बात को सुनकर जो यहाँ पर मिंग होती है वो कह रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बता सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मैं आखिर किस तरीके से फील करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में चिंता करती रहती हूँ जबकि मुझे पता ही नहीं होता कि तुम कहाँ पर हो और किस तरीके से हो। तो अपना हमसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की वजह से। मिंग कहती कि फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अपना हमसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा ढूंढ कर रहूँगा चाहे मैं कहीं पर भी चला क्यों ना जाऊँ, क्योंकि मैंने तुमसे अपने यहाँ पर जो हार्ट है उनको क्रॉस किया है, यानी मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है। इन बातों को सुन के यहाँ पर जो मिंग होती है वो कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर फाइंड नहीं किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अपना हमसे कह रहा होता है कि वेल मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ आपको लेकर। एंड इतना कहते हुए अपना हमसे यहाँ पर जो मतलब अपनी मिंग होती है उसे गले लगा लेता है। एंड जो मिंग होती है वो भी कह रही होती है कि वो सोल ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम जहाँ पर भी जाओ वहाँ से जिंदा वापस आओ। भाई साहब ये कब हुआ, लाइक इन दोनों का यहाँ पर लव स्टोरी कब से बन गया, मेरे को तो सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सो जो भी हो लेकिन हाँ अभी ये कन्फर्म हो चुका है कि अपना एमसी एंड यहाँ पर जो अपनी मिंग है उन दोनों का चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। और यहाँ पर जो अपना एमसी फिर हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें अगले दिन पॉइजनस लैंड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं सीचोंग को जिसकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी होती है। वो देखने में एंटायरली डिफरेंट ही पर्सन लग रहा होता है एंड वो अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल आखिर आप कहां पर जा रहे हो, क्या आप लैंड ऑफ ड्रैगन्स की तरफ जा रहे हो। अपना एमसी कह रहा होता है कि हाँ वैसे भी मुझे वहां पर एक नया मिशन करना है सो इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। एक्चुअली में मुझे ये जानना है कि आखिर जो मेरी रिंग है वो कहाँ से आई है और मेरा पास्ट क्या है और मुझे अपने जो मास्टर उनके कातिल या फिर उनके जितने भी गुनहगार हैं उन्हें भी यहाँ पर ढूंढना है और उनको सजा देनी है। तो इन बातों को सुन के यहाँ पर जो सीचोंग होता है वो कह रहा होता है कि वेल हम लोग जो वैली के डिसेंडेंट्स है वो हमेशा आपके उपकारी रहेंगे, आप हमसे जो भी मदद चाहेंगे हम आपकी वो मदद जरूर से करेंगे। इसलिए अगर आपका यहाँ पर आने का कभी मन हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो और वैसे भी अब अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो हम आपको गुड बाय विश करते हैं। अपना एमसी कह रहा होता है कि ठीक है मैं यहाँ पर जरूर आऊँगा। एंड इतना कहते हुए अपना एमसी आगे जाने लगता है एंड यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि वेल मेरे पास में अभी काफ़ी सारे मिशंस हैं, मुझे यहाँ पर ना अपनी लाइफ को यहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है, मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और यहाँ पर मुझे ये भी जानना है कि आखिर मेरे जो मास्टर्स हैं उनको यहाँ पर किन किन लोगों ने यहाँ पर फ्रेम किया है। मुझे यहाँ पर है ना जो यहाँ पर डायरीज हैं योनवा नेशन की उसको भी यहाँ पर ढूंढना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो एम्प्टी वाइट सेट के लीडर हैं यानी 2 एल्डर हैं उनको भी मुझे ढूंढना है और मुझे यहाँ पर है ना वापिस से जिंदा आना है क्योंकि यहाँ पर मैं एक कल्टिवेटर हूँ, नहीं मैं एक मिलेनियम कल्टिवेटर हूँ। एंड इसी के साथ में जो चैप्टर होता है वो यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ये जो इसी के साथ में ये वाला जो यहाँ पर सीरीज होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, यानी इसका सीजन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीजन कब आने वाला है इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है लेकिन जब भी आएगा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे किसी ने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया था जो इन्फिनिट लेवल अप मूरी में उस मनवा को, तो मैं यहाँ पर उसे नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उसके 235 चैप्टर्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना, मैं उसको भी यहाँ पर जल्दी लेकर आ जाऊँगा। तब तक आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड कमेंट